Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, now at 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ करें. आलोक, अंकित, अंकित साइनी, यश, मयंक, ऋषि, अमर एंड अदिदान जस्ट वी मूव फॉरवर्ड. तो 100% लोग बोल रहे हैं कि उनको दिख रहा है, विच इज एक्सपेक्टेड. उसका कारण ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ एकदम कोर सीरियस एस्पायरेंट्स बैठे हैं. कुछ बार मुझे लगता है कुछ लोगों को दिखता है तो भी वो ट्रोलिंग के लिए नो टिक करते हैं. पर अभी क्या आप जानते हैं, आखिर के ये 5-6 लेक्चर बचे हैं, उसमें 5-6 भी नहीं, हाँ 5 ही लेक्चर बचे. तो एकदम सीरियस कोर जो 100-150 लोग होंगे वही बैठे होंगे, तो स्वाभाविक है वो सही वोट करेंगे. फिर भी जो एयर होस्टेस की तरह मुझे अनाउंसमेंट करना होता है, ऑडियो वीडियो में कुछ भी दिक्कत है तो कंट्रोल आया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें, डिसेबल करें, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करें, मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट स्पीड से देन शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है गूगल फॉर्म से लिख दो. क्लास करने के बाद चैट बॉक्स से पूछ लीजिए. चैट बॉक्स में फर्स्ट लिंक है, वहां से आप पूछ सकते हैं गूगल फॉर्म से. जवाब मैं बुधवार या मंगलवार को अपलोड करता हूं. पिछले हफ्ते का भी बाकी है, उसका कारण ये आप समझो, ये जो प्रेजेंट वाला वीक है इसमें ज्यादा एक्टिव हो गया काम. इवन 25 का भी हैंडआउट, बाकी 5 हैंडआउट ये जो अभी कंटिन्यूअसली करने मुझे, तो मैं ये बैच कंप्लीट कर दूं, फिर मैं मेंटली फ्री हो जाऊंगा, तो सुकून से वो आपका सब निपटाता हूं. और ये गूगल फॉर्म बाद में भी चालू ही रहेगा, बाद में भी कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद भी 20 तारीख तक ये चालू ही रहेगा. तो नहीं, नॉट वरी, नहीं करी हूं, आपके जवाब में देते रहूंगा. हैंडआउट अपलोड कर चुका हूं. मोबाइल से देख रहे हैं पटेल, बराबर कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13, बेल आइकन दबाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी. लैपटॉप से देख रहे हैं तो argame.com/manoj उसमें कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13, उसके अंदर बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार माल मिल जाएगा. अभी वी आर इन द एंड गेम. ये आखिरी जो पिलर 6 है, पिलर 6 की यूटिलिटी हाल के वर्षों में थोड़ी बढ़ी है. ये आप देखिए 1-2-3 सवाल आ रहे हैं, और ये जो सवाल होते हैं मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम के, मतलब इंडिया बुक टाइप का होता है. कुछ बार आसान होते हैं, कुछ बार वो इतना हैवी पूछ लेते हैं, मतलब योजना का इतना बारीक बारीक चीजों पूछ ले जो हमने कभी जाना नहीं हो, पढ़ा नहीं हो. खैर, कुछ कुछ एलिमिनेशन हो पाए, कुछ सॉल्व हो पाए, ये उद्देश्य से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. तो समझो ये जो पिलर 6 है, इसमें जीके फैक्ट्स मेमोराइजेशन ज्यादा, कंसेप्ट लॉजिक तो शुरुआत में थोड़ा बहुत है, तो गाड़ी तेज चलेगी. नाउ नोट पेन लेके बैठना, सब कुछ नहीं लिखना है. हर 5 मिनट में एटलीस्ट अपने कागज पे आप हेडिंग, अच्छा सेंसस बताया, अच्छा इन्होंने ये आईएमआर बताया, कुछ लिखते रहोगे तो याद रहेगा कि आप पूरी कहानी कुछ चली थी. नाउ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक लॉजिकल सीक्वेंस में याद रखेंगे. सबसे पहले बाहुबली पैदा हुआ तो उसकी हेल्थ देखनी, उसको भूख लगी, खाना खिलाना है. फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया, दर्शन सफारी, तो स्कूल में भेजना है. फिर और बड़ा हो गया 3 इडियट्स, तो कॉलेज में भेजना है. फिर आगे ये वरुण धवन कहे कि मुझे अभी आईआईटी आईएएस कुछ नहीं करना है, आप मुझे कुछ छोटा मोटा ये प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन ये सब काम सिखा दीजिए, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट देखेंगे. ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ लोग ये पीपली लागे नाथा की तरह गरीब रह जाएंगे, तो पॉवर्टी का देखना है. फिर गरीब बॉय, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, उन सबके उत्थान के लिए क्या है. लास्ट ये सबका सर्वांगीण विकास होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, और उसमें पर्यावरण का ध्यान रखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दैट इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस 5 हैंडआउट्स. सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉपुलेशन से. पॉपुलेशन के अंदर छोटी मोटी डेफिनेशन देखने, कुछ दम है नहीं बात में. सबसे पहले जनता की गिनती करनी है, तो 72 में लॉर्ड मार्ने शुरू किया भारत में. हालांकि भारत दुनिया का पहला कंट्री नहीं है, हमसे पहले अमेरिका ने पॉपुलेशन काउंटिंग शुरू किया था. लेकिन ये सब फ्रीक्वेंटली रेगुलर तरीके से नहीं हो रहा था. वो 81 में लॉर्ड रिबन ने शुरू किया कि भाई हर 10-10 साल पे हमें जनगणना करनी है. ऐसा करते करते 2011 में अपना आखिरी सेंसस हुआ, 7 सेंसस. उसके बाद आपके 2021 में होना चाहिए, कोरोना के चलते पोस्टपोन हो गया. हम कौन देखता है, याद रखना, हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके नीचे सेंसस कमिश्नर है, वो देखता है, और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस ऑफिसर्स के लिए जिम्मेदार होता है. अब ये जो सेंसस 2021 होना था, जो हो नहीं पाया बिकॉज़ ऑफ द कोरोना, उसमें वो लोग मोबाइल ऐप की मदद से डेटा एंट्री करने वाले थे. घर घर जाके वो पूछने वाले थे कि आपका घर कैसा है, क्या इसमें सुख सुविधाएं हैं, वगैरह वगैरह. लेकिन ये पोस्टपोन हुआ. अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी चली कास्ट सेंसस. मामला ये है कि आजादी से पहले एससी एसटी ओबीसी इनका डेटा कलेक्ट भी करते थे, पब्लिश भी करते थे. फिर 41 में ऐसा एससी एसटी का डेटा कलेक्ट भी किया, पब्लिश भी किया. लेकिन ओबीसी का डेटा कलेक्ट किया, पब्लिश नहीं किया. और फिर आजादी के बाद 51 से 2011 तक एससी एसटी का डेटा कलेक्ट भी किया, पब्लिश भी किया. लेकिन ओबीसी का डेटा ना कलेक्ट किया, ना पब्लिश किया. तो जब हम बात करते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो समझो एससी एसटी का तो डेटा सब आ ही रहा है, ओबीसी वाला डेटा नहीं आ रहा है. तो ऑपोजिशन पार्टी मांग कर रही थी कि ये सब इसको आप कलेक्शन कीजिए. शुरू में भारत सरकार का नहीं करेंगे, फिर उन्होंने अलग स्टेट गवर्नमेंट, ये बिहार कर्नाटक वगैरह कर रहे हैं, जबकि ये तो यूनियन लिस्ट के अंदर मामला आता है. फिर इससे लोगों में असमंजस और सब इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है रिजर्वेशन और बाकी नीतियों में. तो इसलिए 2025 अप्रैल में सरकार ने कहा कि हाँ, अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसमें हम लोग कास्ट भी काउंट करेंगे. मतलब कौन सी, ये ओबीसी वाली. ओबीसी में एक और मुद्दा चला, सब कैटेगराइजेशन. अब शेड्यूल कास्ट में जानते जैसे बिहार में दलित और उसमें भी महादलित, क्योंकि कुछ लोगों को आरक्षण का उतना लाभ नहीं मिला जितना उन्हीं के समुदाय के कुछ और कास्ट आगे बढ़ गए. तो ओबीसी में भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी पैनल बनाई. अब उनका रिपोर्ट असल में शायद आ भी गया है, पर सरकार ने अनाउंस करके टेबल करके अमल करना बाकी है. उसमें बात ऐसी कि ओबीसी समुदाय को 4 कैटेगरी में बांटेंगे, तो अभी जो 27% रिजर्वेशन है उसका और इंटरनल सब कोटा हो जाएगा, ताकि जिन लोगों को पहले कम लाभ मिला था वो आगे आ सके. पर अभी अमल नहीं हुआ. ये इंडियन एक्सप्रेस ने बोला ऐसा 4 कैटेगरी में होगा. इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे सर्वे होते हैं. अब जानते पीटी 725, वो लोग ये सब में से कुछ के निकालते हैं. इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ टाइम. तो आगे बढ़ो. नाउ सेंसस डेफिनेशन याद रखनी, क्योंकि एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी में दिया है, और कुछ बार वो आसान से सवाल भी आ जाते हैं. बर्थ रेट मतलब 1000 की आबादी के सामने कितने जिंदा बच्चे पैदा हुए. तो पहले 1991 में कितने 30 बच्चे पैदा होते थे, अभी तो कम हो गया, 20 होता है. तो दैट इज बर्थ रेट. तो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, वो ये मीडियन की पॉपुलेशन से डिवाइड करो. वो सब ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात हो तो ठीक है, अदरवाइज वी डोंट वरी टू मच अबाउट क्रूड बर्थ रेट. डेथ रेट आप समझते हैं कि 1000 की आबादी में कितने लोग मर गए, तो पहले 9 लोग मरते थे, अभी कम हो गए 6 लोग मरे. हो सकता है कोरोना में ज्यादा मरे हो, फिर वापस नॉर्मलाइज हो जाए. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, आप पैदा हुए तो कितने साल जीलोगे. तो पुरुष है तो 60 से, महिला तो 70 ईयर्स. हालांकि ये भी लाइन आप देखो, अर्बन एरिया में ऊंची है, रूरल एरिया में नीची है. इसका मतलब रूरल गांव में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है. आप कहने पर ये सब बॉलीवुड फिल्मों में बताया गांव बहुत अच्छा साफ सुथरा और सब सुविधा हुआ है, पर वहां पर समझो हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होगी ना, तो किसी को सांप ने डस लिया तो उसका ट्रीटमेंट होने से पहले बेचारे का मृत्यु हो जाए, से लेके बहुत कुछ. उसी तरह कोई महिला को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गए और उसमें उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाए, तो रूरल एरिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम रहती है. नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मान लो 30 बच्चे पैदा हुए, दैट इज बर्थ रेट, और 10 लोग मर गए, दैट इज डेथ रेट. तो बचे कितने, +20, तो पॉपुलेशन ग्रो करिए. मान लो दोनों ही रेट सेम टू सेम हो कि 10 पैदा हुए 10 मर गए, तो स्टेबलाइज हो गया पॉपुलेशन, रिप्लेसमेंट लेवल पे 2 लोग आ रहे हैं 2 लोग जा रहे हैं. अगर नेगेटिव हो कि 10 बच्चे पैदा हो रहे 30 लोग मर रहे हैं, ऐसा जापान में होगा, यूरोप के कुछ देशों में होगा, क्योंकि वहां पर लोग शादी नहीं करते, बच्चे नहीं पैदा करते वगैरह, आप जानते हैं. तो दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब सेंसस क्या हो रहा है, 10-10 साल पे हो रहा है. तो 2001 में हुआ, मान लो उस वक्त 100 करोड़ लोग थे. 2011 में हुआ, उस वक्त मान लो 117 करोड़ लोग हो गए. तो इधर से इधर कितना बढ़ा, करीब 17.7%. तो ये क्या है, डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. एक एक दशक में कितनी आबादी और अपनी परसेंटेज में वृद्धि हुई है. इसके ग्राफ के आपको फेज याद रखने हैं. 1901 से 21 तक
आप देखो असल में इधर तो खाई हो गई, नेगेटिव में चला गया, मतलब पिछले 10 साल के मुकाबले इस साल कम लोग पैदा हुए या ज्यादा लोग मर गए। उसका कारण ये जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, अकाल आया था, उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के चलते लोग भूखमरी में मर गए भारत में, एपिडेमिक्स जैसे स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा की महामारी थी, तो आप पाएंगे सब नेगेटिव में चला गया, डेथ रेट बहुत ज्यादा था इसलिए। इसको इस फेज को हम ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं क्योंकि खाई बन गई। तो पॉपुलेशन आपको क्या लगता है, क्या है, सब स्टैग्नेंट है, स्थिर है लगभग। उसके बाद 21 से लेके 51 आप पाएंगे स्टेडी ग्रोथ हो रहा है, मतलब लोग मर रहे हैं पर पहले से थोड़ा कम मर रहे हैं, और बच्चे जो भी हर एक फैमिली में मान लो 3 बच्चे पैदा करते थे उतना हो रहा है। तो इसे मोर्टालिटी इंड्यूस ग्रोथ कहा जाता है कि समझो बच्चे तो 3 ही सब पैदा कर रहे हैं लेकिन मरने वाले कम हो गए, तो मोर्टालिटी इंड्यूस ग्रोथ है कि लोग कम मरे इसलिए ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद आप देखो 51 से लेके 81 में तो ऑलमोस्ट लाइक 20%, मतलब हर 10 साल में जितनी आबादी उसमें कितना 1/5 और ऐड हो रहा है। इसका क्या कारण? उस जमाने में ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते लोगों को खाना मिला था, अकाल में जो भूखमरी में मरते थे वो कम मर रहे थे, मेडिकल रिसर्च इंप्रूव हुआ था, तो ये सब स्मॉल पॉक्स और ऐसी सब बीमारियों में लोग मर जाते थे, प्लेग वगैरह में वो कम मरने लगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी थी कि मान लो पहले लोग 40 साल में मर जाते थे, अभी 60 साल जी रहे थे। लेकिन जो कपल्स थे उन्होंने अपना बच्चे पैदा करने का जो पैटर्न था उसको भी चेंज नहीं किया था, क्योंकि अभी भी लोग ये सोचते थे कि 3 बच्चे तो पैदा करने चाहिए क्योंकि इसमें 1-2 तो मर जाएंगे बीमारी में या कुछ, तो इसलिए लोग बच्चे पहले जितने पैदा कर रहे थे जबकि काफी डेथ रेट तो कम हो गया था। इस कारण से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया कि हर 10 साल में 20% आबादी बढ़ रही है, इसको फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ भी आ जाता है। उसके बाद आप धीरे-धीरे देखिए 81 ऑनवर्ड्स धीरे-धीरे अब परसेंटेज ग्रोथ कम हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आबादी कम हो रही है, ये सब बोला है कि पहले हर 10 साल में 20% की स्पीड से भागती थी आबादी, अभी 17% की स्पीड से आबादी बढ़ रही है। क्योंकि अब फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन हो रहा है, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1, न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब माँ-बाप अलग रहे हैं, उनके बच्चे अलग रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली रहता था तो ज्यादा बच्चे भी हो तो आप मैनेज कर पाते, अभी हस्बैंड वाइफ 2 हैं और दोनों को जॉब करना है तो फिर तो न्यूक्लियर फैमिली में तो एक बच्चा भी मुश्किल हो जाती है पालने में। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, कोई भी मतलब मामूली सी स्कूल देख लो 50,000 लाख रुपए से कोई कम फी नहीं ले रहा है, तो कितने बच्चे पैदा करे आदमी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, शुरुआत में आप देखो ये जो डेथ रेट ब्लैक कलर में वो भी समझो मान लो 39 है, और जो बर्थ रेट जो ग्रे कलर में उन्होंने बनाया होगा जिसको मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ वो मान लो 40 है, तो मतलब एक आदमी प्लस बच रहा है बाकी सब, तो इस कारण से आप देखो स्टेडी चल रहा है। तो इसे हम कहें हाई स्टेशनरी फेज है, हाई स्टेशनरी मतलब पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं लोग लेकिन मर भी ज्यादा रहे हैं, इसलिए है स्थिर ही है पर ऊंचे वाले लेवल पे स्थिर है। उसके बाद ये हो रहा है कि आप देखो ब्लैक लाइन, इधर आप देखो ये ब्लैक लाइन अब गिर रहा है, इसका मतलब डेथ रेट कम हो रहा है, लेकिन बच्चे अभी भी लोग पहले जितने पैदा करते हैं ये सोच के कि मतलब 3 बच्चे पैदा करते हैं तो मर जाएंगे, ये डेंगू या प्लेग या किसी में, तो इसे हम कहें अर्ली एक्सपांडिंग, क्योंकि आप देखो यहाँ पर विड्थ बढ़ रही है, ये जो विड्थ बढ़ रही है इसका मतलब कि आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। उसके बाद लेट एक्सपांडिंग में आप पाएंगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो रहे हैं, पर बर्थ रेट अभी इतना कम नहीं हो रहा है, तो अभी भी इंक्रीज तो है। फिर लास्ट वाला आएगा तो ये लेट एक्सपांडिंग, फिर थोड़ा और कम होगा कि मान लो बच्चे भी 10 पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं 9 लोग, तो इधर भी पॉपुलेशन तो लगभग स्टेबल हो गई, पर ये नीचे वाले लेवल पे स्टेबल हुई, इसलिए हमने इसको कहा लो स्टेशनरी। पहले भी यहाँ पर स्टेबल जैसा ही दिख रहा था पर वो हाई स्टेशनरी था। उसके बाद आएगा जापान कि जहाँ बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लोग ज्यादा मर रहे हैं, तो डिक्लाइनिंग फेज है 5वां। एक बार ये ग्राफ का इंटरप्रिटेशन भी सीएपीएफ ने पूछा था तो ये आपको पता है, और इसका नेट इफेक्ट देखो ये जो रेड लाइन है जिसको अभी मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, टोटल पॉपुलेशन इधर भी स्टेडी है, अब बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, फिर अभी स्टेडी हो गई इधर देखो, फिर ये गिर रहा है, तो दैट इज द सीन। इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को मतलब आबादी के जो वृद्धि दर है इसमें जो बदलाव है इसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जोड़ सकते हैं कि पहले जो देश गरीब हो तो बच्चे भी ज्यादा पैदा हो लोग भी ज्यादा मरे, तो 1920 तक भारत ऐसा था। दूसरे स्टेज में ऐसा होगा बच्चे ज्यादा मरेंगे लेकिन माफी बच्चे ज्यादा पैदा होंगे लोग मरेंगे वो मीडियम होंगे, तो 21 से 51 वो था। तीसरा स्टेज जो अभी हम लोग हैं बच्चे मीडियम लेवल में पैदा हो रहे हैं और लोग बहुत कम मर रहे हैं, तो हम थर्ड स्टेज में। चौथा स्टेज जब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, माफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए जापान जैसा, तो फिर क्या बच्चे भी बहुत कम पैदा होंगे लोग भी बहुत कम मरेंगे, तो पॉपुलेशन सिंक होती है। ये क्वेश्चन देखो आई गिव यू 40 सेकंड्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मित्रों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जापान और साउथ कोरिया का तो पता है कि उधर आबादी कम हो रही है क्योंकि पब्लिक शादियां कम करे, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, एजिंग पॉपुलेशन, दैट इज करेक्ट, तो हम सीधा 2 एंड 4 करेंगे। लेकिन इसके अंदर इटाली में भी यही तकलीफ है। अब ये इटाली में तकलीफ है उसका मुश्किल से पूरे साल में 1 या 2 बार छोटे-छोटे बॉक्स में आया होगा। करंट अफेयर्स पीडीएफ वालों ने भी ये कवर नहीं किया था क्योंकि वो समझो उनको भी टाइम लेके वो निकलते होंगे कि हमें 100 पेज में कुछ पीडीएफ बनानी है, तो चेरी पिक करना पड़ेगा, क्या-क्या कवर करना है, तो इटाली की आबादी कम हो रही है उसको उन्होंने नहीं किया होगा। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ने की आदत रखें तो कुछ आपका फायदा हो सकता है। हालाँकि अभी इट इज़ टू लिटिल टू लेट, 2-3 हफ्ते बचे, पर यहाँ पर हमें समझना ये है कि तुरंत टिक नहीं कर देना है, कॉन्फिडेंस में कि मुझे पक्का मालूम है। अब घर आके चेक करें तो जवाब कुछ और ही निकलता है, और ऐसा एक नहीं अनेक प्रश्नों में यूपीएससी में तो ये होता है। सिल्वर डिविडेंड क्या है? अपने देश में जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर हो गए कुछ काम नहीं करे, अगर वो कुछ ना कुछ छोटा-मोटा काम करें, तो उससे हमें जो इकोनॉमिक और सोशल, आर्थिक और सामाजिक लाभ हो सकते हैं, वो जीडीपी में 1.5% की वृद्धि कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सिल्वर डिविडेंड क्योंकि उनके बाल सिल्वर कलर के हो गए। प्रो नेटालिस्ट पॉलिसी, फिर आप जानते हैं ये जो लोकसभा में सीट्स हैं, वो हर एक राज्य में कैसा है कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा सीट आपके राज्य में है। तो जो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़े तो स्टेट की सीट्स भी बढ़ेंगी। तो साउथ के स्टेट्स की ये फरियाद है कि हमने तो फैमिली प्लानिंग और हमारा तो पॉपुलेशन कंट्रोल में रखा है, तो अब ये यूपी की सीट ज़्यादा बढ़ेगी और हमारी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, तो हमें भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए उस पॉलिसी को क्या कहा गया? प्रो नेटालिस्ट पॉलिसी, प्रो नेटालिस्ट पॉलिसी। आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं। हाँ, तो बेटा आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। बादशाह, खुशी, विनय, रोहित, गौरव, शुभम, हिमांशु, दिव्या, जहीरा, आयुषी, दीपांजलि, यश, हरिओम, राजीव, सन्यासी, प्राची, अभिषेक, धर्मेंद्र, सचिन, आर्यन, महिमा, रजत, कीर्तन, मानवी, विकुल, विकास, उर्वशी, साहिल, कमलेश, वैभव, प्रिया, मुनीष, नेहा, दिव्या, सुप्रिया, ओशिका, अजय, आंचल, सत्या, नफीसा, संभवी, दीक्षा, आरती,
साक्षी, आतिश, निशा, शिवानी, एस खान, ऐश्वर्या, अभिषेक, अर्जुन, हर्ष, अमर, नेहा, सर्वज्ञ, प्रीति, निशिता एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं, ये जो एनसीईआरटी की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, येलो कलर की बुक है, 75 रुपीस में मिलती है, उसमें से उठा उठा के वो स्टेटमेंट पूछते हैं। तो देखो वो सीधा लिखा है कि पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, सोशल अपलिफ्टमेंट, यस, एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ दैट रीजन। ऐसी तरह याद करो, ट्रक फार्मिंग का प्रश्न पूछा था, फिर पोर्ट्स के बारे में प्रश्न पूछा था सीरियस में, तो उठा के प्रश्न पूछते हैं, उसे आप पढ़िए। तो पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बराबर है। मान लो पहले 30 बच्चे पैदा होते हैं, अभी 10 बच्चे पैदा होते हैं, इसका मतलब क्या, वहां पर जो कपल्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, उनका एजुकेशन लेवल, फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस, ये सब बड़ा है। तो ये सब क्या दिखाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा क्या कहते हैं, नहीं आबादी चेंज हो तो उससे कोई सोशल अपलिफ्टमेंट उसका दिखता नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज पहले 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब 10 हो रहे हैं, इसका मतलब कि क्या अवेयरनेस अलग अलग समुदाय में, रिलीजन में, कास्ट में, जेंडर्स में महिला पुरुष में आ रही है कि कम बच्चे पैदा करने चाहिए, ये सब क्या है। और उसके हिसाब से मान लो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, महिला हाउस वाइफ नहीं, अब वो जॉब करती है, तो फिर स्वाभाविक है उस प्रकार से उसका अपलिफ्टमेंट हुआ, तो वो बोलेगी मुझे इतने सारे बच्चे नहीं पैदा करने। तो ये कहने नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट का कोई इंडिकेटर नहीं। तो सेकंड इज रॉन्ग एंड देयरफॉर आंसर इज ए वन ओनली। फिर आता है माल्थus, ये एक ब्रिटिश व्यक्ति था, उसने ये कहा कि देखो फूड प्रोडक्शन बढ़ता है कैसा, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 10, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन आबादी जो बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, 2, 4, 8, 16, 32, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, आने वाले ज्यादा हो जाएंगे। तो प्रकृति खुद ही चीजों को बैलेंस आउट कर देती है, कि अकाल पड़ जाए, कोरोना जैसी महामारी आ जाए, भूकंप आ जाए, ये सब प्रकृति खुद से पॉजिटिव चेक्स लेती है ताकि फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन का बैलेंस संतुलित रहे। तो इंसान को अगर चाहिए कि वो ये सब ना हो, अर्थक्वेक नहीं आए, एपिडेमिक नहीं आए, तो उसने खुद से प्रिवेंटिव चेक्स करने चाहिए। मतलब फैमिली प्लानिंग, हम तो हमारे दो लेट मैरिजेस, सेलिबसी, ब्रह्मचर्य, कम बच्चे पैदा करो, ये सब करो, दैट इज माल्थुसियन थ्योरी। सेंसस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और बेसिक डेफिनेशन देखिए, अब कुछ और फॉर्मूले आएंगे। फर्टिलिटी रेट, मतलब 1000 महिलाएं जो 15 से 49 की एज में है, उनके सामने कितने बच्चे पैदा हुए, दैट इज फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, मान लो ये एक मदर है और उसके 2 बच्चे पैदा हुए, सामने हमारी फैमिली में भी एक मदर है और उनके 3 बच्चे पैदा हुए, तो 5 बच्चे 2 माताएं, तो एवरेज क्या है 2.5। तो ये क्या टोटल फर्टिलिटी रेट। इफ द वुमेन लिव्ड टू द एज ऑफ 15 to 49, तो टोटल उनके कितने बच्चे पैदा होते, वो नंबर है। अभी ऑफ कोर्स ये तो मैंने आपको बताया, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। मैंने आपको एवरेज बताया था, इनको 2 और इनको 3 बच्चे पैदा, 2 मदर्स हैं तो 2.5। अब 2.5 का मतलब समझो ऐसा नहीं कि 2 बच्चे पूरे पैदा हुए, 1 बच्चा आधा पैदा हुआ, ऐसा बता रहा है कि ज्यादातर महिलाओं को कम से कम 2 बच्चे पैदा हुए, कुछ महिलाओं को 3 बच्चे पैदा हुए, इसलिए जो एवरेज आएगा तो आप समझते हैं 2 और 3 के बीच में आएगा। 2016 में ये कुछ था 2.3, मतलब ज्यादातर महिलाओं को 2 बच्चे पैदा हो रहे थे और कुछ महिलाओं को 3-4 बच्चे, तो एवरेज निकाल तो ऐसा हो रहा था। हमारा टारगेट ये रहा कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए, 2.1, और इसे कहा गया रिप्लेसमेंट लेवल। 2.1 या 2 का मतलब क्या होगा कि एक मदर के 2 बच्चे हुए, फिर मदर फादर दोनों मर गए, तो सामने 2 बच्चे छोड़ के गए, तो पॉपुलेशन सेम टू सेम रहेगी, यानी 2 लोगों ने खुद को रिप्लेस करके गए, तो ये आइडियल चीज है। अब आपके तो आइडियल चीज है तो 2.0 लिखो ना, 2.1 क्यों लिखा है, 2.1 में 0.1 एक्स्ट्रा क्यों है। सपोज ये महिला को एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मान लो कोरोना में मर गया, किसी ने किडनैप कर लिया और वो अब मिला नहीं, अब उसको क्या होगी। तो इनका अगर प्लान हो कि हमें 2 बच्चे चाहिए थे, तो एक तो पैदा हुआ तो मर गया, फिर ये दूसरा पैदा किया, ये तीसरा पैदा किया, तो नंबर के हिसाब से देखो ये महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें सिर्फ 2 सर्वाइव हुए, लेकिन जब आप टोटल फर्टिलिटी रेट निकालोगे तो आप तो 3 लिखोगे। तो इस कारण से एवरेज में अनफोर्चुनेट ये जो रिस्क रहता है कि कुछ बच्चे एक्सीडेंट में, डेथ में मर जाएंगे, इसलिए कुछ मदर 2 की जगह 3 बच्चे पैदा करेंगे, इस कारण से 2.1 या 2 से थोड़ा ऊपर रहेगा एवरेज में, क्योंकि समझो 99% वीमेन के 2 बच्चे हुए, 1% वीमेन के 3 बच्चे हुए, तो एवरेज आप निकालोगे तो 2 से ज्यादा ही आएगा। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अलग अलग वर्षों में होता है, तो 5वें नंबर का है, उसने पाया कि भाई हमने अचीव कर लिया 2.1। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह में अभी भी इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, उसमें थोड़ा ज्यादा है। बाकी और भी सब बातें फैमिली हेल्थ सर्वे में, इंडियन एक्सप्रेस वालों के पास लिखने को कुछ नहीं होता, इसके कॉलम लिखना चालू कर देते हैं, मुझे इतना वो उपयोगी नहीं दिखता है एमसीक्यू के लिए। नॉर्दर्न इंडिया के कुछ स्टेट में टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से ज्यादा है, मतलब एक महिला को 3-4 बच्चे पैदा होते, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार योजना लेके आती है मिशन परिवार विकास, मिशन परिवार विकास। केरला और तमिलनाडु में आप देखो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या 1.8 1.6, इसका मतलब क्या हुआ, लगभग ज्यादातर महिलाओं को एक बच्चा पैदा होता है, कुछ महिलाओं को 2 बच्चे पैदा होते हैं, एवरेज 1 और 2 के बीच 1.8 1.6 है। अब इससे तकलीफ होगी कि भविष्य में इनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो जाएगी, जापान जैसा हो जाएगा, बुढ़े लोग ज्यादा होंगे, नौजवान कम होंगे, इनकी फैक्ट्री, दुकानें, इकोनॉमी, बिजनेस कौन चलाएगा। तो हमने ये जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं वहां से मजदूरों को वहां भेजना होगा, तो माइग्रेशन बढ़ेगा, माइग्रेशन बढ़ेगा तो वहां पर जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, झोपड़पट्टी नहीं बनी चाहिए, बच्चों का स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, रोड, वाटर, सैनिटेशन, सब कुछ उस पर काम करना होगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है, वो बनाते हैं, इसमें कोई रेगुलर इंटरवल जैसा है नहीं, अलग अलग टाइम पे होता है। 5वां जो हुआ वो 2019 से 21 में हुआ था, इसमें सब लिखा है, मतलब बट ग्रेटली इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए वो है नहीं। अभी अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये डिबेटेबल है क्योंकि इसमें 2 जवाब बनते हैं, आई गिव यू 40 सेकंड्स, जवाब तो मैंने टिक किया। हाँ, तो तकलीफ क्या है, ये ऐसा कह रहा है कि कौन से इंडिकेटर में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो महिलाओं का मोटापा बढ़ रहा है और बच्चों का एनीमिया बढ़ रहा है, तो मतलब दोनों इंडिकेटर इंप्रूव नहीं हुए, तो जवाब भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो इसलिए डिबेटेबल चीज हो गई। यार मान लो ऐसे रियल एग्जाम में आईएएस में फिर से पूछे तो क्या करना है, तो आई वुड गो बाय ऑप्शन सी, क्योंकि एनीमिया बच्चों में बढ़ा है, इसके द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में ज्यादा कॉलम आते हैं कंपेयर टू मोटापा बढ़ा है। तो अगर एग्जामिनर ने ऐसे ही हवा में प्रश्न बना दिया है, तो इट इज मोर लाइकली उसके खुद के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सी जवाब होना चाहिए। हालांकि ऐसा जब हो तो विदिन 7 डेज आपने ऑनलाइन कंप्लेंट कर देनी चाहिए यूपीएससी के पोर्टल में, ताकि वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाए। अब ये जो मोर्टालिटी रेट्स और एसडीजी गोल को याद रखते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से कितने बच्चे अपना खुद का फर्स्ट बर्थडे भी नहीं देख पाएंगे, मर जाएंगे उससे पहले। तो ऐसा 2016 में 34 बच्चे फर्स्ट बर्थडे भी मनाए पहले मर जाते हैं। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट क्या है, कैसे कितने बच्चे जो अपना 5th बर्थडे मनाए पहले मर जाएंगे, तो 1000 बच्चे पैदा हुए उसमें से 50 5वां बर्थडे देखने से पहले मर जाते, 2016 में ये डेटा था। तो हमारा टारगेट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो हम सोमवार को पढ़ेंगे, 2030 तक अलग अलग लक्ष्यांक हासिल करने हैं। ये जो 50 बच्चे मर रहे हैं, चाइल्ड मोर्टालिटी 5वां बर्थडे भी नहीं देख पाते, वो कम होकर 11 हो जाने चाहिए, दैट इज द टारगेट। दूसरा मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, एमएमआर, अब इसमें ध्यान से सुनना, इसमें 1000 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये ऐसा कि जितने 1 लाख बच्चे पैदा हुए उनको जन्म देते वक्त कितनी महिलाएं मर गई, 1000 नहीं 1 लाख। हाउ मेनी मदर्स डाइड ड्यू टू चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जिसमें 1 लाख बच्चे पैदा हुए थे, तो 2016 में 130 माताएं मर गई, उसको कम करके 70 करना, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टैक्स रेशियो,
मतलब कि 1000 मेल के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। तो ये जब आप पाएंगे कि गिर गया फिर वापस से तो बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि पुरुष जल्दी मर जाते हैं 67, महिलाएं 70 तक जिए। तो कुछ ऐसे फेजेस आएंगे कि जहां बहुत सारे बूढ़े मर गए लेकिन जो एल्डरली वीमेन है वो जिंदा है, तो ये इंबैलेंस दिखे आपको कि भाई सेक्स रेशियो तो इंप्रूव हो रहा है। लेकिन क्या उतने ही नए लड़कियां भी पैदा हो रही है कि नहीं, इसका हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। तो हमें एक नया इंडिकेटर निकालना है चाइल्ड सेक्स रेशियो कि 0 टू 60 एज में 1000 बच्चे हैं तो उसके सामने लड़कियां कितनी हैं। तो फिर पता चला अच्छा इसमें तो 927 ही फीमेल है और वो और गिर गया था 919 हो गया 2011 में। इससे लड़ने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सरकार लेके आई, जो हम रविवार को देखेंगे। डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता। तो निर्भर कौन होता है? घर के अंदर जो एडल्ट मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, वो कमा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, निर्भर कौन है? उनके बच्चे और उनके ऊपर जो उनके माँ-बाप दादा-दादी हैं। तो पॉपुलेशन बिलो 15 एंड अबव 64 वो कितने, मान लो 2, और उसके मुकाबले 15 टू 64 एज में कितने हैं, मान लो 100 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये जो 2% है वो डिपेंडेंसी रेशियो है। हालांकि ये स्टैटिक नहीं है, बदलता रहेगा। क्योंकि ये जो 4 बच्चे इसमें से समझो 3 बच्चे तो कभी तो बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर ऐसा होगा कि ये हो जाए मान लो कितना 103, और सामने जो बूढ़े 4 है उसमें से 3 मर जाएंगे, बचे तो फिर 1 और 2 जो भी। तो डिपेंडेंसी रेशियो चेंज होते रहता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड कब मिलता है? जब ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन आपकी कम हो जाए और वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ जाए, देन यू हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश जो भारत में है। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा, आई गिव यू 40 सेकंड, फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं। हाँ, तो मित्र आपको क्या लगता है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मुनेंद्र, गोमती, कनिका, प्रिंस, सौरभ, अंकिता, महिमा, अनुरित, यश, प्रिया, सायरा, बादशाह, शिवाशीष, प्राची, अमन, जहीरा, एस्पायरेंट, अभिषेक, देवेंद्र, आरुषि, रुपेंद्र, मोहित, सचिन, सन्यासी, आंचल, कुंदन, तनु, आशीष, आशुतोष, नफीसा, दीक्षा, देवांशु, संकेत, दिव्या, कीर्तन, हिमांशु, दिव्या, गौरव, अनुराग, मधु, अंकित, हिलर, अंकुर, नंदिनी, शिवानी, एस खान, अर्जुन, अमर, अभिषेक, सर्वज्ञ, हर्ष, ऐश्वर्या, सरगम, शुभम, मयंक, एंड करेक्ट आंसर्स। असल में ये एनसीईआरटी में आपको फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें सब वो इंटरप्रिटेशन पूछ रहे हैं। आप जापान का देखो, मतलब एज पिरामिड कैसा होता है कि मेल फीमेल, फिर 0 की एज में कितने, 100 की एज में कितने। तो जापान में सीन कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा कि उधर समझो कि 60% आबादी सब बूढ़े लोग हैं और सिर्फ 10% आबादी नौजवान है। तो वो इसके आगे पीछे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन एजिंग का मतलब क्या है कि ओल्डर पॉपुलेशन रिलेटिवली लेसर नहीं मोर बन जाएगी, जैसा जापान में हो रहा है। तो ये तो रॉन्ग है, ये सब नहीं, मतलब वो सब कम हो रहे हैं, ऐसी बात है। नो, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि ज्यादातर डेवलप कंट्री में क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं इसलिए हायर एज ग्रुप में आपको पिरामिड में ज्यादा लोग दिखते हैं। सो सेकंड इज करेक्ट, सो आंसर इज बी 2 ओनली। ये सब समझो हवा में से नहीं पूछ रहा है, वो एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में है, इसलिए वो पूछ रहा है। ये पूछा सीएपीएफ में। अब ये आईएएस के प्रश्न बता, तो आईएएस के अंदर तकलीफ क्या है कि उसको फॉरेस्ट सर्विस को भी चेक करना है, इस कारण से एनवायरमेंट का और बहुत कुछ और भी पूछते हैं। तो इकोनॉमी के मान लो उसने तय किया ठीक है 15-18 इकोनॉमिक गवर्नमेंट स्कीम पूछते हैं, बाकी और 20-25 उसका एनवायरमेंट पूछना है, साइंस पूछना है वगैरह। अब जो ये इकोनॉमी के इतने सवाल पूछने हैं, मान लो 15 टू 18, उसमें भी होता है अच्छा इसमें मैं 8 से 10 तो ये पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस के पूछता हूँ, करते करते छठे पिलर में है और उसमें फिर मैं इसमें से क्या पूछना है। तो रिलेटिवली यू विल से लेस फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस, कम तीव्रता में आप पाएंगे कि इस टाइप के सवाल आते हैं। लेकिन आप सीडीएस सीपीएफ पीपीएफ वगैरह में हाई फ्रीक्वेंसी में सवाल आते हैं। अब आईएएस का एग्जाम होगा, फिर खत्म होगा, उसके कुछ महीने बाद मे भी अगस्त में सीएपीएफ का होगा, तो आपका इधर प्लेन नहीं क्लियर हो रहा है तो वो भी देना, उसके अंदर आपको नंबर लग जाए। अच्छे पेपर होते हैं, मतलब यूपीएससी आप आईएएस की तैयारी करके बैठे थे, मैनेजेबल है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वैसे मुझे इतनी काम की लगती नहीं, और क्योंकि है तो हमने देख लेनी है। टोटल फर्टिलिटी रेट अचीव करें 2.1। ये जो लोकसभा राज्यसभा में सीट आप जानते हैं कि जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन उसको ज्यादा सीट मिले। तो अगर ऐसा 10-10 साल में सरकार करती रही तो फिर तो छुट भैया नेता सबको बोलेंगे, खासकर गरीबों की, तुम 10 बच्चे पैदा करो ताकि हमारी स्टेट की आबादी बढ़े, तुमको बहुत सारी लोकसभा राज्यसभा सीट मिले। इसको रोकने के लिए सरकार ने ये तय किया कि देखो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट 1917 सेंसस के 71 के सेंसस के हिसाब से तय हुई थी उतनी ही रहेंगी जब तक 2026 के बाद कुछ और नया सोचेंगे। और उसके वास्ते वो सीमांकन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। वो सब आप पॉलिटी के क्लास कोर्सेज लक्ष्मीकांत में देखना। बाकी सब एचआईवी कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग वगैरह, ठीक है, इसमें मतलब एमसीक्यू का सीन कम बनता है। आगे बढ़ो। ये पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत दो फंड या कुछ चीज बनेगी, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, याद रखना प्राइम मिनिस्टर बॉस है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, तो उसमें क्या ये सब फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस जनरेशन के लिए पैसा वो डोनेशन मिलेंगे और उससे अलग अलग सब अवेयरनेस फैलाएंगे, नए नए डिवाइसेस इन्वेंट करेंगे। तो सेंसस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बेसिक डेफिनेशन, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी देख रहा है। पॉपुलेशन पॉलिसी हालांकि वो इतनी जोरदार है नहीं। माइग्रेशन, ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक सर्वे क्या है। भारत में महिलाएं जो माइग्रेशन करती हैं उसका मेन कारण आपको क्या लगता है? जॉब्स के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, बिजनेस के लिए, या मुझे नहीं पता। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, उसके बाद मैं वोटिंग लाइन खोलूंगा। आपको क्या लगता है महिला क्यों माइग्रेट करती है ज्यादा? व्हाट इज द मेन रीजन? एबीसी वोटिंग लाइन स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। देवेंद्र, चीकू, सौरभ, विनय, उर्वशी, हर्ष, हरिका, भावना, अंजलि, मुनेंद्र, सोहेल, उदय, आशुतोष, खुशी, दिव्या, गौरव, डॉक्टर मोहित, नफीसा, आनंदिता, प्रिया, हिमांशु, वैभव, सृष्टि, सत्यम, आकांक्षा, गौरव, अनिकेत, अमर, हर्ष, शुभम, सरगम, मयंक, शिवा, छवि, नवनीत, प्रीति, आतिश, करेक्ट आंसर। देखिए 75% लोगों ने करेक्ट किया, 0% लोगों ने स्किप किया। इसका मतलब 25 सब बर्बाद है जिन्होंने नेगेटिव में खो दिया। असल में मैरिज इज द, इन्होंने समझो, इन्होंने प्रश्न निकाला हुआ ऐसा है कि सेंसस 2011 के डेटा से वो कुछ ना कुछ एमसीक्यू निकालते रहते हैं, तो उस हिसाब से जवाब है मैरिज। आप कहने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट उनका बढ़ रहा है, करेक्ट। पर वो ऐसा होगा कि उससे ऐसा बहुत कम होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके जॉब करने वाली महिला, वो ज्यादातर ये कि अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ काम चल रहा हो। अनदर क्वेश्चन, अब क्या मैं इसको सीधा आपको जवाब बताता हूँ कि भारत में कितने लोग इंटरनल माइग्रेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इस टाइप के 35%। इसमें भी समझो क्लोज बाय ऑप्शन दिया है। तो सेंसस का ऐसा कुछ भी पूछे, नहीं पता है तो तुक्के नहीं मारने चाहिए, तो क्या आपके गलत भी जा सकते हैं। खुशी की बात ये आईएएस में कम पूछते हैं, सीडीएस और स्टेट सर्विस में 2011 के सेंसस का भी इतने सालों बाद भी वो पूछते रहते हैं। कुल मिला के माइग्रेंट मतलब क्या, वो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान गया। 37% भारत के लोग इंटरनल माइग्रेंट्स हैं और उसमें 70% महिलाएं हैं, और महिलाओं ने ये जो माइग्रेशन किया उसका मेन कारण मैरिज है, पुरुषों ने माइग्रेशन किया उसका कारण क्या, जॉब या वर्क की तलाश में गए थे। ऐसा सब सेंसस 2011 बोलता है। फिर सेंसस अधिकारी आके जब आपको पूछते तुम क्या काम धंधा करते हो,
तो क्या करेगा, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर ऐसा क्लासिफाई करेगा नहीं, उनका ऑक्यूपेशन ग्रुप क्लासिफिकेशन अलग है। कल्टीवेटर्स मतलब खेती करने वाले, एग्रीकल्चर लेबरर्स खेत मजदूरी करने वाले, हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स। अब ये ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों है, वो उन्होंने अपने दिमाग से तय किया। इन्होंने एक बार यूपीएससी में ऐसा भी पूछा सीरियस या कुछ, तो मुझे नहीं पता था, मैंने अपडेट किया। आप कहीं इसका क्या गारंटी आईएएस में पूछेंगे, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट भाई। मैं ऐसा 1000 चीज में करूंगा तो एक तो चीज कहीं पूछेंगे कि नहीं। नाउ माइग्रेशन इज डन ग्लोबल रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट में कुछ खास मजा है नहीं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं डालता हूं ताकि आपको ये नहीं लगे पीटी 25 देखने की जरूरत है। अदरवाइज या तो एक तो सवाल आते नहीं आते हैं, तो वो इतना अतरंगी पूछता है, उसका सॉल्व कर नहीं सकता, तो बहुत दिमाग उसमें खर्च करने की मुझे तो जरूरत कम लगती है। इसके बाद 5-7 ही स्लाइड है, वो पॉपुलेशन काउंटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेल्थ वाला पढ़ते हैं। भारत में भी आप समझो धीरे-धीरे क्या लोग कम बच्चे पैदा करें, जब कम बच्चे पैदा करते हैं उससे नई तकलीफ खड़ी होती है कि एक स्कूल के अंदर मान लो स्टैंडर्ड 1 से 5 है, अब बच्चे कम पैदा हो रहे तो एक क्लास में 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसा हो, तो बहुत सारे विलेजेस के स्कूल्स को आपको मर्ज करना पड़ेगा कि 2 गांव के स्कूल को मर्ज करके एक ही रखो। ऐसा हिमाचल उत्तराखंड वगैरह में करने की जरूरत पड़ी। अब होता यह है कि जिसका स्कूल बच गया उस गांव के तो बच्चे जाएंगे, दूसरे गांव का स्कूल बंद हो गया उसके बच्चे आएंगे कि नहीं, तो यू हैव टू अरेंज फॉर बस ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज, ये एक बड़ी चुनौती है। हमें बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करने होंगे, वरना ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो यूथ है वो सब ये बुरा हो जाएगा उससे पहले। ये सब मींस के मुद्दे मींस में देखेंगे, और भी उसने बहुत कुछ ज्ञान दिया था, पर वो मींस का मुद्दा है तो मींस में हम देखेंगे। आप पिलर 1 डी याद करो कि अगर बूढ़े लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर सरकारी पेंशन योजनाएं सस्टेनेबल नहीं रहेंगी, क्योंकि मान लो कि एक व्यक्ति ये श्रम योगी मानधन में 40 की एज पे जुड़ता है और 60 पे उसको रिटायरमेंट के बाद 3-3 हज़ार का पेंशन चालू होगा, पर मान लो वो 60 टू 90 एज तक मरता ही नहीं है, तो 10 लाख का तो उसको पेंशन देना पड़ेगा। उतना तो उसने कंट्रीब्यूट भी नहीं किया, वो जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करो शेयर बाजार में तो भी 50,000 का 10 लाख का हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिटायरमेंट एज बढ़ानी पड़ेगी, वरना जो सरकारी पेंशन योजनाएं हैं दे विल नॉट रिमेन सस्टेनेबल। और इसलिए 10 साल पहले से ही सरकार ने अनाउंस करना चाहिए कि जापान और फ्रांस की तरह हम भी रिटायरमेंट एज बढ़ाने वाले हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी क्योंकि बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, तो जेरियाट्रिक, पेडियाट्रिक मतलब क्या बच्चों का डॉक्टर, तो जेरियाट्रिक मतलब क्या बूढ़ों का डॉक्टर, तो जेरियाट्रिक हेल्थ केयर हमें बढ़ाना होगा, उसके जो भी मेडिकल कॉलेज सीट्स रिसर्च बढ़ाना है। तो पॉपुलेशन का शुरुआती जो हिस्सा था वो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हेल्थ की सारी चीजें देखनी है। हेल्थ में ये करते हैं, एक सिंपल में क्वेश्चन आपको देके जाता हूँ। नॉर्मली आप जानते हैं जैसे इंटरनेशनल योगा दिवस मनाएंगे, तो इस साल का थीम क्या था, बराबर सीन क्या होना चाहिए, एबीसीडी की स्टेटमेंट है, एबीसीडी में से थीम पकड़ो। 2023 में इन्होंने नक्की किया सीरियस में कि ये बच्चों को जिंदगी में छोड़ो, 4 एडिशन और सबके थीम तुम मैच करो। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, कोरोना में क्या किया होगा, बराबर उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करो ताकि दिमाग की कसरत हो। आई गिव यू 5 मिनट्स, नोट पेन में दिमाग की कसरत करो, देन वी सी द आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर ये बस दिमाग को कसरत देने के लिए। Three more minutes. Thirty more seconds. 10 more seconds. हाँ तो मित्रों क्या लगता है, मैच द फॉलोइंग में वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। सुमन, सायरा, दिव्या, मधुर, तेजामल, अंकित, सैनी, हर्ष, नेहा, विजय, गंगा, गौरव, महिमा, हर्षित, एंजल, जहीरा, अक्षिता, कीर्तन, दिवांशु, अभिषेक, शिवांत, नवजोत, संभवी, परीक्षित, अलका, एस्पायरेंट, गुड़िया, कुमुद, बाला, प्रदीप, मुनीष, सत्या, आंचल, शुभलक्ष्मी, ओशिका, अमर, हर्ष, सरगम, मयंक, शिवा, छवि, नवनीत, आशुतोष, नंदिनी, खुशवंत, करेक्ट आंसर्स। देखिए इन्होंने पूछा 2023 में
तो मतलब इसमें लेटेस्ट उन्होंने पूछा हो 2023 तक पूछ सकते हैं। तो 2023 में जी20 समिट में थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, तो इस हिसाब से D3 से मैच होगा, ये हो गया। और फिर योगा एट होम, वर्क फ्रॉम होम टाइप का जो चल रहा था, तो वो सबसे पहला कोरोना वाला होना चाहिए, तो A2 से मैच हो गया। लेकिन इतना करने के बाद भी हम बर्बादी हैं, क्योंकि जब तक बी और सी का पता नहीं होता आप कैसे करें, और वो बी और सी ऐसे इसमें आप क्या तुक्का मारेंगे, वेलबिंग है कि है ह्यूमैनिटी। इसको स्किप कर देना असल में ज़्यादा समझदारी का काम है। जिन्होंने करेक्ट किया इनको पता है, बट अदरवाइज़ डिफिकल्ट, मतलब आप खुद ही सोचो, इसमें कुछ भी जा सकता था, मतलब कुछ अपनी गट फीलिंग आती है कि अच्छा अभी 2 ऑप्शन बाकी हैं, तो मुझे ये वाला ज़्यादा सही लगता है, जो भी मेरा पेरिफेरल नॉलेज देश दुनिया और पॉलिटी गवर्नेंस और सब चीज़ों के बारे में। पर वहाँ ऐसा तो कोई कीवर्ड है ही नहीं कि आप बोल सको इस साल वेलबिंग होगा, इस साल ह्यूमैनिटी होगा। स्किप करना चाहिए। फिर उसके बाद मतलब हम पढ़ के आ रहे हैं, लेट मी गो बैक। पॉपुलेशन का जो शुरुआती फेज़ है कंप्लीट, उसके बाद अब आता है हेल्थ। तो हैंडआउट तो सेम ही है, उसमें आप पाएंगे 2 मंत्रालय हैं, 2 पॉलिसी हैं, ड्रग प्राइस कंट्रोल की बात है, हेल्थ मिशन है, मदर चाइल्ड योजनाएँ हैं, कोरोना मिसलेनियस चीज़ें। वो खत्म होता है तो हंगर मालन्यूट्रिशन आता है। वो आज हम खत्म नहीं कर पाएंगे, वो तो कल देखेंगे हंगर मालन्यूट्रिशन, लेकिन हेल्थ का बाकी का अभी आज खत्म करेंगे। देखिए 2000 की साल से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, यूनाइटेड नेशन ने नक्की किया 8 गोल थे कि जो भी हेल्थ इंप्रूव करोगे, बेटा वगैरह, और उसके साथ जुड़े 18 टारगेट थे। फिर जब वो खत्म हुआ तो 2016 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, जो 2030 तक अचीव करने, कितने अचीव करने, तो 17 गोल्स हैं। रात को 2 बजे भी पूछे याद रखना 17 गोल्स हैं। अब उसके साथ जुड़े टारगेट्स होते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ फॉर ऑल, ये एक गोल हुआ। अब उसके नीचे 25 टारगेट होंगे कि फॉर एग्जांपल मैटरनल मोर्टालिटी को कम करना है, चाइल्ड मोर्टालिटी कम करना है, टीबी के केस कम करने हैं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नर्स ज़्यादा करने हैं, वगैरह वगैरह। तो गोल एक हो सकता है, उसके नीचे 10, 15, 25 टारगेट हो सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने, 17, टारगेट कितने, 169। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि 70 है तो पीछे 0 ऐड करो, 1 माइनस करो तो क्या जा पाएगा, 169। तो दिस नंबर यू हैव टू मेमोराइज। अब इसमें तीसरा गोल है दैट इज फॉर हेल्थ, और उसके वास्ते तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आपके हैंडआउट में दिया है। देखिए एक तो हेल्थ मिनिस्ट्री है, दूसरा आयुष मिनिस्ट्री है, तीसरा एक साइंस टेक मिनिस्ट्री भी है। अब उसमें जो जो चीज़ें वो आपके हैंडआउट में दी है, थोड़ा जनरल नॉलेज याद रखना। योगा दिवस 21 जून को मनाते हैं। सिद्ध क्या है, वो तमिल सिद्ध सेन जो आयुर्वेद जैसा उनका सब चीज़ होगा। होम्योपैथी कहाँ से आई है, जर्मन फिजिसिस्ट थे। तोवारी का क्या है, वो तिब्बत का आयुर्वेद जैसा सिस्टम है। उसके अलावा भी चीज़ें आपके हैंडआउट में देखना। ये सब मैच द फॉलोइंग के टाइप पे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, बट ये 30 सेकंड इसको ऑब्जर्व करो कि कैसे तुक्के गलत हो जाते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको बताया जो सिद्ध सिस्टम है वो तमिल आयुर्वेद जैसा है, उनके संतों का प्रणाली है। तो आप तुक्का मारे यहाँ ठीक है, तो सिद्ध तो चेन्नई में हेडक्वार्टर होना चाहिए, तो इस हिसाब से 50 हो गया, 50-50 सीआरडी। लेकिन उसके बाद वाले वो कहीं पर भी हो सकते थे। अभी कुछ लोग तुक्का कैसे मारेंगे कि जो यूनानी सिस्टम है, जो अरेबिक या मिडल ईस्ट कंट्री से आई है, हाँ, तो कोलकाता में उसका होना चाहिए क्योंकि कोलकाता में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। अब ऐसे तुक्का मारेगा आपका जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि असल में वो वहाँ पर नहीं है। यूनानी सिस्टम सी वाला किसको मैच कर रहा है T2, मतलब वो बेंगलुरु में है। तो तुक्के गलत भी जाते हैं, इसलिए ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में सावधान रह जाना है। या तो रट के जाओ, नहीं तो फिर छोड़ो इसे। ये योगा वाला भी हमने देखा। फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी में अपील में अमेरिका ने कहा हम नहीं रहेंगे। उसका कारण क्या, हर एक WTO मेंबर ने हर साल कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना होता है, मेंबरशिप। तो अमेरिका का कहना है हमको बहुत पैसा, हम क्यों कंट्रीब्यूट करें, बाकी देश ज़्यादा करें। ये WTO चीन का एजेंट है, कोरोना को मिसमैनेज किया था। ये WTO वाले अपना सब एजेंडा पुश कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑपरेशन, LGBT वगैरह। तो मुझे इसमें नहीं रहना बोल के ट्रंप ने एग्जिट कर लिया है। तो WHO में ट्रंप मतलब यूएसए अब नहीं है। एनीवे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ। हेल्थ में 2 मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री, जो आयुर्वेद और बाकी अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम देखता है। उसकी योजनाओं में आयुष मिनिस्ट्री के नीचे आयुष मिशन है, आयुष औषधि पोर्टल है, वृक्ष आयुष योजना है। वृक्ष मतलब पेड़ पौधे जिसमें से आयुर्वेद की जड़ी बूटी निकालेंगे, उसको सब डेवलप करने की बात है। हालांकि लो प्रोफाइल स्कीम है, आई वुड नॉट लूज टू मच स्लीप ओवर इट। पर ये सब इंडिया बुक में दिया, उसका माथा फटक जाए एग्जामिनर का, उठा के पूछो तो हमने पढ़ लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रेकमेंड करता है कि हर देश ने अपने जीडीपी का 5% हेल्थ केयर पे स्पेंड करना चाहिए। भारत में केंद्र और राज्य मिलकर करीब 1.6 करते हैं, टारगेट अपना है कि 2.5 कर पाए तो बहुत बड़ी चीज होगी। देन इसके बाद एक प्रश्न पूछा था ईपीएफओ में, जवाब तो मैंने ठीक क्या, आप ऑब्जर्व करवाइए 30 सेकंड्स। देखिए इसमें भी जो गेस्ट मास्टर्स हैं वो कीवर्ड एसोसिएशन करेंगे। अच्छा हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो कस्तूरी रंगन कमेटी वो एजुकेशन पॉलिसी के साथ जुड़े, तो वो हो नहीं सकता। 15 फाइनेंस कमीशन, वो तो टैक्स का पैसा देता है, वो कैसे हो सकता है, एडमिट करो। सो नाउ वी आर 50-50 कि या तो हेल्थ का ये वाला होगा या ये वाला होगा, फिर और तुक्का मारेगा कि देखो 2005 का तो बहुत ओल्ड जनरल नॉलेज है, तो ईपीएफओ वाला तो इतना पुराना थोड़ी पूछेगा। तो इसलिए जवाब होना चाहिए बी कि पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ शुड हैव रिकमेंडेड दिस, जबकि आपका जवाब पूरा गलत है, क्योंकि असल में 15 फाइनेंस कमीशन ने हेल्थ ग्रांट्स के नाम पे जो लाखों करोड़ रुपए दिए थे, उसके साथ ये सजेस्ट किया था कि हमने जीडीपी का 2.5% हेल्थ केयर पे स्पेंड करना चाहिए। और यही फिर मतलब हेल्थ पॉलिसी में पहले भी लिखा है, 15 फाइनेंस कमीशन ने उसी चीज को रिकैप किया, रिटरेट किया। हम लोग जेनेरिक ड्रग को प्रमोट करेंगे जिसका पेटेंट एक्सपायर हो गया, वो सब हमने पिलर 4A में देखा, कैसे जानवरों की मेडिसिन में भी ऐसा औषधि योजना है। एक संस्था बनाएंगे नेहा, नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी, कि आपका सारा डेटा एक्सेस वगैरह वो डिजिटल स्टोर हो तो उसको रेगुलेट करना है वगैरह। अब इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत सारे ग्राफ दे दिए। ग्राफ में वो बोलना क्या चाहता है कि देखो अगर तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल है 100 रुपये, तो इसमें ओन पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब खुद से आपको सिर्फ 39 रुपीज़ ही देने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर सरकार बाकी 48 रुपीज़ दे रही है। तो इसलिए सबका जेब से खर्चा कम हुआ है, क्योंकि सरकार ज़्यादा पैसा दे रही है हेल्थ केयर पे। ऐसे एक दो और भी ग्राफ है। अब उसमें आप समझो पूछे तो आपको तुक्का यही मानना है कि हाँ भाई सरकार सब कुछ कर ही रही है, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। फिर इन्होंने डेटा दिया कि प्रेजेंटली जीडीपी का 3.8% हम लोग हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रहे हैं, जबकि टारगेट है 2.5। लेकिन फिर उसमें फाइन प्रिंट होगी। फाइन प्रिंट क्या होगी कि करंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस है, जीडीपी का कौन सा परसेंटेज आप देख रहे हैं वगैरह वगैरह। पर उसमें हम जाएंगे नहीं, बेसिकली दिस इज द डेटा। ये मेरा एंड आउट में मैंने नहीं दिया, क्योंकि समझो ये सारे डेटा सेट्स हम करेंगे तो लंबे हो जाएंगे। ऑफ कोर्स यूपीएससी पूछ सकता है ग्राफ के कुछ इंटरप्रिटेशन इकोनॉमिक सर्वे से उठाता है, बट देन हैंड आउट विल बिकम वेरी लेंथी, रिवीजन के लिए वो एफिशिएंट नहीं रहेगा। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, दुर्लभ या मतलब जो लाइलाज बीमारियां हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया वगैरह, वो क्या है वो आप सब साइंस टेक में पढ़ लेना।
तो उसके लिए सरकार 50 लाख तक हेल्प करेगी, डोनेशन को प्रमोट करेगी, रिसर्च कराएंगे वगैरह सब बातें। तो दो पॉलिसी हमने, दो क्या और भी बहुत पॉलिसी है। फिर बात आती है प्राइस कंट्रोल। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है और उसके साथ जुड़ी संस्था है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी नपा। इसका काम क्या है, अलग अलग दवाइयों के मेडिकल डिवाइस की मैक्सिमम प्राइस वो फिक्स करता है। इसको ऐसा पावर कहां से मिला, तो याद करो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसके तहत इसको पावर मिला है। दूसरी एक संस्था है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जो मेडिकल की सरकारी कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन उन्होंने बनाया है। और ये एसोसिएशन में जो दवाइयां बनेगी वो सब नीचे गांव शहरों के अंदर सेंटर खोलेंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और उन स्टोर्स में इन सब सरकारी पीएसयू के जेनेरिक ड्रग्स बेचे जाएंगे, सस्ते में लोगों को दवाई मिले, ये सब बात है। ये नपा वाले ने बहुत सारे पोर्टल वगैरह खोले, मुझे तो काम के कम लगते हैं, पर क्योंकि इंडिया एयरबुक में दिया था, मैंने दे दिया फार्मा सही दाम, उसमें आपको दवा का सही प्राइस चले, फिर आपको पता चले लोकल केमिस्ट लूट रहा है, तो उसका फार्मा जन समाधान ऐसा दूसरा पोर्टल है। तो भाई दो पोर्टल क्यों, एक ही पोर्टल में दोनों चीज करो ना, मतलब ऐसा है कि आप प्राइस चेक करने एक वेबसाइट पे जाओ, फिर अच्छा मेरे साथ धोखा हो, फिर मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊँ, अच्छा इधर में कंप्लेन कर, ये तो पता नहीं, वरना तीसरी वेबसाइट होगी जहाँ उसकी जजमेंट की कॉपी आपको मिलेगी। सो दैट इज नपा। उसके बाद है, देखिए ये सब डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड, हैंडआउट 50 पेज का है, पर उसके बीच-बीच में मैंने बहुत सारे माइंड मैप ग्राफिक्स बना के रखे हैं ताकि आपको अंदाजा लगे हम कहां तक पहुंचे। फॉर एग्जांपल अब तक हमने क्या देखा, ये माय ने सेंसस चालू किया, अपन 10-10 साल वाला पैटर्न रिपन लेके आया, उसके बाद सेंसस के जो स्टेजेस होते हैं, स्टैग्नेंट स्टेज वगैरह वो देखा, 2021 में तो पोस्टपोन हो गया कोरोना के चलते। फिर ये मालथूस ने बोला कि बच्चे कम पैदा करो वरना खाना कम पड़ जाएगा, ये सब हमने देख लिया, तो दिस इज डन। उसके बाद डेमोग्राफिक इंडिकेटर, उसका भी माइंड मैप दिया हैंडआउट में, तो कौन-कौन से पढ़े, इन्फेंट मोर्टालिटी, एक साल फर्स्ट बर्थडे भी नहीं देखे, चाइल्ड मोर्टालिटी पांचवा बर्थडे भी नहीं देख सके, मदर्स के लिए क्या मैटरनल मोर्टालिटी, 1 लाख बच्चे पैदा हुए उसमें कितनी महिलाएं मर गई, रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1% या 2.1 बच्चे पैदा होने चाहिए। फिर तो इकोनॉमिक सर्वे के सजेशन, वो स्कूल मर्ज करो, पेंशन और वो सब बातें, तो दिस इज डन। पॉलिसी भी हमने देखी, तो पॉलिसी में क्या, एक तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, रेयर डिजीज की पॉलिसी, और बाद में आते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, वो रूरल और अर्बन दो है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भी इसके नीचे हेल्थ केयर के, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे तो रिसर्च का डिपार्टमेंट है और दूसरा हेल्थ फैमिली वेलफेयर का है। अटैच्ड ऑफिस में एक सीडीएसको और डी डायरेक्टर कंट्रोल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनका काम दवाइयों को अप्रूवल करना, क्वालिटी कंट्रोल देखना है। फिर एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, वो क्या करती है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सी योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो देखती है। बहुत सारी यहाँ पर काउंसिल भी है, डेंटल काउंसिल, फार्मा काउंसिल, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि अपने अपने व्यवसाय के प्रोफेशन के लोगों को लाइसेंस देना, सिलेबस रेगुलेट करना, ये सब आएगा। केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के नीचे फार्मा डिपार्टमेंट, उसके नीचे नपा संस्था है, ब्यूरो है एक, जिसमें सरकारी फार्मा कंपनियों का एसोसिएशन बना है, तो दिस इज ऑल गिवन। नाउ वी कम टू द मेन पार्ट, दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन। देखिए नेशनल हेल्थ मिशन के नीचे दो कंपोनेंट है, अर्बन और रूरल। हालांकि उसमें हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हेल्थ मिशन के तहत ये जो मैटरनल मोर्टालिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये सब ठीक करना, उसके साथ जुड़ी कुछ खास खास योजनाएं देखेंगे। तो समझो नेशनल हेल्थ मिशन तो है, उसके नीचे और 25 योजनाएं होंगी हर एक चीज के लिए, तो वो हमें देखनी है। ये हेल्थ मिशन ऐसा यूनियन भी पैसा देता है, स्टेट भी पैसा देता है। योजना जो है माइंड में दिया, अपन पहले पढ़ते हैं, देन माइंड में विल मेक मोर सेंस। आज तो हमें ध्यान देना है इन्फेंट मैटरनल मोर्टालिटी कैसे कम किया जाए। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये शायद 2016 में आया और 2024 में इन्होंने पूछा, तो ईयर बुक से उठा के पूछते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, वो हर महीने की 9 तारीख को प्रेग्नेंट वीमेन का फ्री मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा, ऐसी ये योजना है। जननी सुरक्षा योजना, वो ऐसा कि जो बीपीएल वीमेन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत गरीब, वो हॉस्पिटल में आके बच्चा पैदा करे तो उसको 1000 रुपए देंगे, क्योंकि झोपड़े में बच्चा पैदा करे तो फिर मैटरनल मोर्टालिटी का चांस बढ़ जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में आप जानते हैं कोई अच्छी सर्विस आपको मिले नहीं, वो कंपाउंडर खुद को राजा समझे, तो आपको कंप्लेन करनी है, उसके लिए सुमन नाम का कंप्लेन नंबर या हेल्पलाइन है। आईसीडीएस क्या है, फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये शायद सबसे पुरानी योजना जो अभी तक चालू है, 75 में बनी थी। महिला बाल विकास मंत्रालय, मदर चाइल्ड डेवलपमेंट की जो वेलफेयर की मिनिस्ट्री है, वो काम देखती है। ये जो आईसीडीएस है उसके तहत स्टेट्स में आशा वर्कर्स होती है। आशा वर्कर का काम क्या है कि पूरे एक गांव की हेल्थ का ध्यान रखे, कि जिसको प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसको ये दवाई लेनी है, मेडिकल चेकअप है, टीबी का जिसको मरीज है उसको डॉट्स की थेरेपी देनी है, एचआईवी उसका कुछ और चेकअप कराना है, ये सब वो काम करती है। तो ये सबको पैसा किससे मिलता है, आईसीडीएस से मिलता है। दूसरा आईसीडीएस में बनाए जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। समझो जो मिडिल क्लास और संपन्न परिवार के हैं, वो तो अपने बच्चों को जूनियर केजी सीनियर केजी में भेजेंगे, गरीब लोग किधर पे, तो आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं कि वहाँ पर प्री स्कूल एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, वहाँ फ्री में खाना भी दिया जाएगा, बच्चों को भी, उनकी माताओं को भी, ये सब चीजें होती हैं आंगनबाड़ी सेंटर में। एक बार इन्होंने ऐसा जनरल नॉलेज पूछा कि आईसीडीएस में किस एज ग्रुप के बच्चे कवर होते हैं, 0 to 6, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 15। अब लोग सोचें अच्छा ये तो छोटे बच्चे कवर होते हैं, सो यार 50-50, तो अपन इसमें से कौन सा है फिर, अगेन डू यू वांट टू टेक रिस्क और नॉट। इसमें शायद मैं इसलिए तब ये सोचता कि हाँ भाई 6 साल तो कवर कर ही लेंगे, क्योंकि उसके बाद ये मध्याह्न भोजन और बहुत सारी और योजनाएं एजुकेशन में उधर बच्चों को खाना मिल जाएगा, तो उससे पहले इधर देते होंगे, तो 0 to 6 में होना चाहिए। कमिंग बैक, तो मैं आपको बता रहा था जननी सुरक्षा योजना है, जिसमें बीपीएल वुमेन को हॉस्पिटल में बच्चा डिलीवर करे तो 1000 रुपए देंगे। अब ये जो योजना है, तो बीपीएल वुमेन को सपना थोड़ी आ जाएगा कि ऐसी योजना है, तो जो आशा वर्कर है उनको ये काम सौंपा जाता है कि तुम अवेयरनेस फैलाओ, ये सब बीपीएल वुमेन को हॉस्पिटल लेके आओ, और आशा वर्कर को इसके लिए बोनस भी पैसा दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जो वीमेन है बीपीएल वुमेन को 1000 रुपए दिए जाएंगे, वो तो मैंने आपको एवरेज नंबर बताया, वो अलग अलग स्टेट और एरिया में अलग अलग है। कि मान लीजिए लो परफॉर्मिंग स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जहाँ पर ये ठीक से अमल नहीं हुआ, उसका सिटी एरिया तो 1000 रुपए देंगे। लो परफॉर्मिंग स्टेट का रूरल एरिया तो 1400 रुपए देंगे। हाई परफॉर्मिंग स्टेट मान लो जहाँ पर बहुत अच्छा हुआ, मतलब केरला में, तो उसका सिटी एरिया उसमें से 600 रुपए देंगे। तो अलग अलग रेंज चलती है, मतलब एवरेज मैंने आपको बोला 1000 रुपए के नीचे चलते हैं। तो प्रेग्नेंट वीमेन इफ शी इज वेरी पुअर यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसको 1000 रुपए मिलेंगे अगर वो जाती है। नाउ ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, जवाब तो मैंने टिक कर दिया 30 सेकंड्स। और स्टेटमेंट क्या बोला है कि जो 1000 रुपए दिए जा रहे हैं उससे उसका वेज लॉस कवर होता है। भाई वेज लॉस तो मतलब 9 महीने के लिए 1000 रुपए, आप जितना वो बिल्डिंग फैक्ट्री के काम कर रही थी उसको नहीं मिला तो 1000 रुपए में सब लॉस कवर हो गया, तो ये गलत है। बाकी फर्स्ट टू स्टेटमेंट करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2 ओनली। अभी ये 2023 में वापस उन्होंने पूछा, और इस बार इनको मतलब जो सैडिज्म होता है, विकृत मानसिकता की, किसी को पीड़ा देके कैसे आनंद लिया जाए। एक तो जननी सुरक्षा योजना एक तो बहुत पुरानी स्कीम है, इतनी फेमस भी नहीं है, अब तो आजकल हॉट एंड हैपनिंग चीज क्या, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, उसके एक तो 4 स्टेटमेंट दिए और उसमें भी पेयर बेस्ड बना के पूछा। यार आप दिमाग खर्च करिए, मैं आपको हिंट देता हूँ कि 1000 रुपए देते हैं बीपीएल महिला को, आई गिव 40 सेकंड फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं।
हाँ तो मित्र आपको क्या लगता है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। कीर्ति सिंह, रवि, लोबजेंग, सरोज, दीपशिखा, कामाक्षी, दीपिका, सायरा, आलोक, यश, अनुरित, सुमन, अंकुर, शगुफ्ता, हरिका, आयुष, अरुण, जहीरा, प्राची, हिमांशु, अक्षिता, अविराज, धीरज, महिमा, शिवम, शमशुजा, हिमांशु, सुरुचि, तेजामल, कीर्तन, अमर, हर्ष, सरगम, मयंक, शिवा, छवि, नवनीत, नंदिनी, खुशवंत, प्रीति, नदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं नेशनल हेल्थ मिशन की चीज है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। फिर ये क्या कहता है 1 साल तक के बीमार जो बच्चे उनको भी फ्री में सब देंगे, वो तो है नहीं, इसमें सिर्फ 1000 दिया, बच्चा पैदा हो घर जाओ। फिर आपका बच्चा बीमार हो उसकी अलग योजना, ये योजना उसके लिए नहीं है। सो दोज आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, सो द आंसर इज ओनली 2 ऑफ देम आर करेक्ट। टफ क्वेश्चन क्योंकि लो प्रोफाइल स्कीम है और पेयर टाइप का इसने पूछा। खैर ये तो चलेगा। था फिर एक और योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। वो ऐसा है कि महिलाओं को जो भी प्रेग्नेंट हुई है उसको बच्चा पैदा हो तो 5000 रुपए देंगे। इंस्टॉलमेंट में देंगे कि पहला इंस्टॉलमेंट 1000 रुपए का, फिर मेडिकल चेकअप कराने आओ दूसरा इंस्टॉलमेंट 2000 का, फिर तीसरी बार 2000 रुपए तो 5000 मिले। और अगर वो बीपीएल वीमेन है तो उसको और एक्स्ट्रा जननी सुरक्षा योजना में 1000 मिलेंगे, तो टोटल कितना मिला? 6000 मिला। तो दैट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें समझो उस योजना का सिर्फ 5000 है, जननी सुरक्षा का 1000 तो अलग योजना का है। मारपीट के जवाब 6000 उनको लाना था। आपके 6000 जवाब मारपीट के क्यों लाना था? क्योंकि कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बना, उसमें ये सब गरीबों को मुफ्त में या सब्सिडाइज पे आना, उसमें ऐसा लिखा है कि प्रेग्नेंट वीमेन को 6000 रुपए दो। तो वो इस तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया है। यार ये जो योजना है मातृ वंदना योजना, इसमें मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ? फिर 5000 याद रखना है क्योंकि इंडिया बुक ने बोला 5000 रुपए दिए जाते हैं। नाउ ये जो 5000 रुपए हैं ये सिर्फ आपके पहले बच्चे के लिए मिलेंगे, अमीर है गरीब है सबको मिलेंगे। लेकिन इसमें सेकंड चाइल्ड के लिए भी मिल सकते हैं। अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है, दो दूसरा बच्चा पैदा हुआ लड़की है, तो उसके भी 5000 मिलेंगे इसमें। लेकिन ये पैसा किसको नहीं मिलेगा? जो महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं, वो एनजीसी वगैरह सरकारी कंपनी में काम करती है, जिसकी उम्र 19 साल से कम है। आपके 18 पे शादी हो सकती है, पर सरकार चाहती है कि थोड़ा लेट प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ हो, वो महिला की हेल्थ के लिए, उसका एजुकेशन कैरियर प्लानिंग के लिए ठीक बात है। इसलिए बहुत कम उम्र की जो मदर से उनको नहीं मिलेगा। फिर तो मतलब ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री और ये इंडिया ईयर बुक का चैप्टर है हेल्थ का, भाई भगवान माफ करे सबको सद्बुद्धि दे। इतनी योजना है एक एक लाइन की, कोई अंत नहीं है उसका। पालन 1000 कैंपेन कि तुमको अपना बच्चा कैसे बड़ा करना है 1000 दिन के लिए, उसका तुमको मोबाइल ऐप दिखाएंगे। और ये तो एक बात है, मतलब कोई अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है इतनी सारी। तो देखिए अब मैं उसमें जान नहीं रहा। आप 3 महीने मुझसे पढ़े, आप जानते हैं मैं अगर इसको पढ़ाता भी तो पावर पॉइंट हैंडआउट क्या बनता। हैंडआउट में दिया जितना याद है ठीक है, नहीं याद है बाकी सब्जेक्ट याद करो। मैंने इसलिए दिया क्योंकि इंडिया बुक में दिया है। तो समझो बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का मुद्दा है उन बच्चों को वैक्सीनेशन देना है और सब। बट लेट अस टेक अ ब्रेक। ब्रेक में ये आप सेक्स रेशियो का एक और प्रश्न ट्राई करें, जिसका जब मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने चेक नहीं किया। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। Few more minutes. Thirty more seconds. हाँ तो मित्र आपको क्या लगता है व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? ऐसा पूछा है। वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सृष्टि, आरती, अविनाश, जस्ट अ मिनट। नफीसा, अंजू, ऋषांक, हरिका, गोमती, अंकुश, विवेक, आरती, सृष्टि, सचिन, शिवानी, अंजू, स्वप्निल, सुमन, हर्ष, सरगम, नवनीत, प्रीति, साक्षी, नंदिनी, अंकित, तनु, हर्ष, कीर्तन, नदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए
असल में ये बुक में है ही नहीं। इसने पूछा फिर आपको सोर्स मैपिंग करना पड़ेगा, इसने उठाया कहाँ से? ये यूनाइटेड नेशन का कुछ एक डेटा सेट और रिपोर्ट था, वो 500 पेज का रिपोर्ट है, उसमें से उसने पूछा है। खैर, वो जो कह रहा है इंडिया में सेक्स रेशियो कैसे नापते हैं फीमेल डिवाइड बाय मेल, कि मान लो 900 महिलाएं 1000 पुरुषों के सामने, तो दैट इज करेक्ट, लेकिन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पकड़ना है। फिर वो कहता है वर्ल्ड लेवल पे सेक्स रेशियो ऐसा है कि 100 महिलाएं हैं और 102 पुरुष हैं, तो वो भी यहाँ पर करेक्ट है। वो ये जो 102 मेल और एवरी 100 फीमेल, तो वो तो नेट से सर्च करना पड़ेगा एग्जैक्ट आंसर, तो भी करेक्ट है। वी हैव टू फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट। अब रॉन्ग क्या है? बी, इन एशिया देयर इज हाई सेक्स रेशियो। हाई सेक्स रेशियो का बोलते हैं कि मान लो 2000 फीमेल है और 1000 मेल है, तो ऐसा तो ही नहीं एशिया में, क्योंकि एशिया के अंदर दो सबसे बड़े देश कौन से हैं? चाइना और इंडिया, और दोनों ही जगह पर ये सन को फर्स्ट प्रेफरेंस देना ऐसा सोसाइटी कल्चर है। तो ये जो फीमेल इन्फेंटिसाइड, बेटियों को मार देना घर में, वो प्रॉब्लम होगी। तो एशिया में सीन क्या बन रहा है कि फीमेल कम होंगी, मेल ज्यादा होंगे। तो एशिया में हाई सेक्स रेशियो नहीं, आप कहेंगे एशिया में लो सेक्स रेशियो है, लेकिन डी स्टेटमेंट क्या कहते हैं? नहीं, एशिया में हाई सेक्स रेशियो। सो देयरफॉर द आंसर इज डी, बिकॉज़ डी इज रॉन्ग। करीब 30% लोगों ने करेक्ट किया, बताइए बाकी सब लोग जो हैं आप लॉजिक ज़्यादा उसमें करने गए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो गैस मास्टरगिरी का वो रूल नंबर 1 जो है नंबर्स आर ऑलवेज रॉन्ग, तो इसलिए सी ऑप्शन टिक किया होगा, इधर तो गैस मास्टरगिरी का सिद्धांत भी गलत साबित हो। ये सब क्वेश्चन में हमको संभल जाना चाहिए। अब कुछ लोग कहने नहीं, हमको तो सपना आ गया था ना कि एशिया में तो सेक्स रेशियो कम ही बचा है इंडिया के चलते, तो ये आंसर होगा। वेरी गुड, कुछ लोगों को क्लिक होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। एग्जाम खत्म हो जाए फिर मैं आपको 10 लॉजिक इधर-उधर, अच्छा तुम ये करते तो तुम्हारा ये से क्लिक हो जाता। रियल एग्जाम में उसकी बात है। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर टिकिंग एंड व्हेन यू आर स्किपिंग। अच्छा, ये अनअकैडमी आजकल क्या यूएआईपीएमटी मतलब वो हर रविवार को फुल एंड टेस्ट करवा रहे हैं। तो सीसेट जीएस की और सीसेट की 2-2 घंटे की फुल एंड जो भी 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन वो हो रहा है। जो लोग एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, वो प्रैक्टिस करनी हो तो मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। नाउ हम लोग पढ़ रहे थे हेल्थ केयर के बारे में। तो हेल्थ केयर में देखिए बच्चा पैदा भी हो गया और इसे धीरे-धीरे बड़ा भी किया। आपका इतना सारा तुमने मटेरियल इसको कॉम्प्रेस करके देखते। वो ऐसा है 2016 की योजना 2024 के पेपर में पूछ रहा है, क्योंकि वो उठा रहा है इंडिया ईयर बुक से। अब इंडिया ईयर बुक में आप खुद से 1000 पेज पढ़ लो, नहीं तो इधर मैं मुझे काम का लगा मैंने दिया उतना पढ़ लो। यू हैव टू पिक अप अ लेसर डेविल। नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। जिस राक्षस या बुरे आदमी को आप जानते हैं वो ठीक है, अनजान वाला है वो आपको ज़्यादा परेशान करे। तो दिस इज अ नोन डेविल, इट इज बेटर देन अननोन डेविल, दैट इज इंडिया ईयर बुक। नाउ चलो बच्चे पैदा हो गए, अब उनको आपको पोलियो वैक्सीन देना चाहिए, बराबर। 85 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, मोदी सरकार का उनका इंद्रधनुष मिशन है। इंद्रधनुष मिशन में 7 कलर होते हैं, हालांकि 7 से ज्यादा वैक्सीन देते हैं। 7 जो देते हैं वो डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, टिटेनस, पोलियो, टीबी, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, उसके अलावा और भी देते हैं जैसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस वगैरह। अब इधर ये क्वेश्चन देखो, आई गिव यू 30 सेकंड्स, जवाब तो मैंने टिक कर दिया है। देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक तो मैंने अभी आपको बताया, ये जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन दी जाती है, पोलियो की जैसे वैक्सीन दी जाती है, लेकिन ऑप्शन बी क्या बोलता है? नहीं, हेपेटाइटिस बी की कोई वैक्सीन है नहीं, तो ये तो गलत है ना, और हमें गलत स्टेटमेंट पकड़ना है। तो एक तो आप करंट अफेयर्स टाइप का योजना से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है एनसीईआरटी क्लास 12 की जो बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इन्वेंट किया गया है। तो अगर आपको वो भी याद है तो भी आप यहाँ पे, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, वी हैव टू फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट। सो टू वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एनीवेज पर यहाँ से जो टेक अवे लेसन आपके लिए ये है, एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी उसका बायोटेक का चैप्टर आप खास पढ़ें, अलग-अलग समय पे वहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न उठा के उन्होंने पूछे। तब ये जो भी 15-17 जो दिन बचे हैं, एटलीस्ट यू गो थ्रू दैट एनसीईआरटी बायोलॉजी का बायोटेक चैप्टर। तो चलिए बच्चों को वैक्सीन दे दिया, अभी बच्चे बड़े हो गए, टीनेजर हो गए, तो फिर उनको ये सब स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल, न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन, उसके लिए लड़कियों के लिए सबला स्कीम है, लड़कों के लिए सक्षम स्कीम है। अब ऐसी और भी योजनाएं एक एक दो दो लाइन में वो हैंडआउट में दिया जाएगा, ठीक है, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट करो। तो टू हेल्थ मिशन, मदर चाइल्ड स्कीम देखिए, बाकी की कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत, उसके नीचे 2 कंपोनेंट है, एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को अपग्रेड करेंगे, हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाएंगे, फिर का आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना देंगे, और दूसरा था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, जो ऑलरेडी हम लोग पिलर 1 डी में देख चुके हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। 15 फाइनेंस कमीशन ने भी हेल्थ केयर सेक्टर को काफी ग्रांट्स दिए, ये भी हम लोग सेकंड पिलर में देख रहे हैं, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा। आपने एक्सरे निकाला, उसे गूगल ड्राइव में अपलोड करो, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, उसको पीडीएफ लिंक शेयर करो, तो ऐसा सब करें तो आपको जेरॉक्स लेके घूमना नहीं पड़े। दैट इज कॉल्ड आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसमें सभी डेटा स्टोर डिजिटली और आप डॉक्टर को शेयर कर सके। अब इधर से 2022 प्रीलिम में प्रश्न पूछा गया, आई गिव यू 30 सेकंड्स, आप सोचिए। हिंट तो मैंने दिया, ये सब आप अपना जेरॉक्स फाइल अपलोड करो डिजिटली और डॉक्टर को शेयर करो। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। नेहा, अवी, हरमीत, अंशिका, स्नेहा, दिव्या, उर्वशी, तनु, नफीसा, संभवी, यश, मधुकर, छवि, गौरव, सरगम, खुशवंत, अमर, नवनीत, अर्जुन, शुभम, अविनेश, ये सब लोग फिर अल्फ्रेड, अंजलि, ज्योति, माधुरी, दिव्या, हर्ष, नवनीत, सरगम, प्रीति, अंकित, तनु, कीर्तन, सृष्टि, शुभम, अमर, करेक्ट आंसर्स। देखिए ये जो है कि पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, ऐसा कुछ अभी है नहीं, तो दैट इज रॉन्ग, एंड बाय नेशन द आंसर इज बी3 ओनली। ये भी टफ है, इसका कारण ये कि योजना इतनी फेमस है नहीं, एक दो लाइन में लोग रट के गए हों, और फिर एग्जाम में आप देखो अच्छा ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। अब कुछ लोग कहने गैस मास्टरगिरी का फर्स्ट सिद्धांत है ना कि मस्ट है तो ये गलत होना चाहिए, तो कुछ जगह वो लग जाता है, कुछ जगह नहीं लगता है। इसमें भी काफी डिबेट हुई थी, कोचिंग वाले खुद ही मतलब कोई कहे नहीं ये नहीं वो जवाब हो सकता है वगैरह, फिर ऑफिशियल आंसर की आई तब चेक करना पड़ा, तो ये 2022 उसके अंदर जो भी 90 नंबर का क्वेश्चन था, बी जवाब है। तो क्योंकि इसमें समझो आप सोचने बैठो तो आपको लगे क्या सरकार ने बोला होगा सभी डॉक्टरों ने अडॉप्ट तो करना पड़ेगा ना, वरना आप पीडीएफ फाइल शेयर करो, डॉक्टर अपना नहीं तो योजना चल नहीं सकती, सो दिस शुड बी करेक्ट, बोल के आप दूसरी दिशा में जाएंगे, बट देन आंसर इज डिफरेंट। ये भी मेरे हिसाब से तो टफ ही क्वेश्चन है। इनफैक्ट जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था मैं खुद भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ये अलग इंटरप्रिटेशन से जाते हैं। जो चीज है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट लिखा ही नहीं उसको आप कैसे एलिमिनेट करें? मतलब प्रेस रिलीज में ऐसा नहीं लिखा कि मस्ट अडॉप्ट या शुड अडॉप्ट, तो जब मस्ट भी नहीं लिखा, शुड भी नहीं लिखा, तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन से जाएंगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इट इज जस्ट लाइक कि ब्रह्मांड में दूसरी जगह पर जीवन है कि नहीं, वो आप बोल नहीं सकते पक्का। टफ क्वेश्चंस आपके तो फिर तो टफ ही है, तो फिर तो छोड़ ही देते हैं पढ़ना, तो भाई तो यू हैव कम सो फार, देन
यू हैव टू फाइट। बाकी कोई और दुनिया आसान है ऐसा है नहीं, एटलीस्ट यहाँ पर आप चलो ये एक तैयारी कर रहे हैं, कुछ आगे निकल के आएगा। हेल्थ मैनेजमेंट, ये तो एक तो डिजिटल हेल्थ मिशन आपने देखा। ई संजीवनी मतलब ऑनलाइन टेलीमेडिसिन से डॉक्टर आपको व्हाट्सएप कॉल करके निदान करे। आई गॉट असल में सरकारी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का काम ये लबासना जैसी इंस्टीट्यूट्स में होता है। तो वो तो फर्स्ट टाइम उसने ट्रेनिंग ले लिया, लेकिन फिर मिड सर्विस ट्रेनिंग 2-3 साल के बाद की ट्रेनिंग, वो सबके लिए सब लोग थोड़ी लबासना है, बाकी ऐसे इंस्टीट्यूट में जा पाएंगे। तो आई गॉट से क्या सब ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सके, ऐसा वो प्लेटफॉर्म है। किसके लिए है? डिफॉल्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। हालांकि कोरोना में सरकार ने ये करा कि कोरोना की जो ट्रेनिंग है एनसीसी कैडेट्स को, नर्सिस को, टीचर्स को सबको देनी है, तो आई गॉट प्लेटफॉर्म से देंगे। नाउ लेट मी ज़ूम इन, ये भी माइंड में दिया है। बच्चों को वैक्सीन देनी है भाई, ये तो याद रहना चाहिए इंद्रधनुष स्कीम है। फिर टीनेजर के लिए 17 लाख में आती है, याद रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। फिर आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन, तो हाँ वो भी मतलब लॉजिकल बात है कि आप सब डेटा गूगल ड्राइव जैसा कुछ है उसमें स्टोर करेंगे। अब इसके बाद हॉस्पिटल के नाम पे कुछ तो लॉजिकल चीज़ है। आयुष्मान भारत में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अपग्रेड करेंगे, वो तो हमें याद रहेगा। दिल्ली में एम्स है, तो बाकी स्टेट्स ने क्या गुनाह किया है, उनको भी एम्स जैसा हॉस्पिटल दो। उसके वास्ते योजना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, कि हर एक स्टेट में एम्स जैसे हॉस्पिटल होने चाहिए। ओके चलो कोई नहीं, पूरा दिमाग को कष्ट देके हम ये योजना भी याद कर लेंगे। और ये एक बार सीरियस में पूछी भी थी। फिर तकलीफ चालू होती है कोरोना के लिए, और कोरोना जैसे और भविष्य में रोग हो जाए उसके वास्ते नए जात के हॉस्पिटल या एक्जिस्टिंग हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। उसके लिए योजना लेके प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना, फिर करने आपसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी पीएम अभीम, फिर ऐसी एक दो और स्कीम्स है। तो फिर वहां तक पहुंचते तो हम लंबे हो जाते हैं, याद रहे तो ठीक है, वरना बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। वन हेल्थ अप्रोच, तो मलेशिया या कहीं पर उनके गांव या जंगलों में निपा वायरस था, जो असल में जंगल में बैट्स यानी चमगादड़ होते हैं उसमें पाया जाता है। अभी सुअर उधर गया होगा, उसको काटा होगा तो सुअर में आ गया, फिर सुअर अपने किसान के पास गया, उसको टच किया होगा तो उसको लग गया, फिर उसके बच्चों को लग गया। तो पहला प्रश्न ये है कि किसान ने सुअर को जंगल में क्यों भेजा? जंगल में मत जाओ। वन हेल्थ अप्रोच कि इंसान की हेल्थ जानवर की हेल्थ के साथ कनेक्टेड, और जानवर की हेल्थ क्लाइमेट और इकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम बात करें कि ह्यूमन हेल्थ वी हैव टू आल्सो लुक एट दिस चेन, तो वन हेल्थ अप्रोच ये कहता है कि एनिमल और ह्यूमन हेल्थ इंटरकनेक्टेड है, एनवायरमेंट के साथ साथ चीजें जुड़ी हैं। तो स्वाभाविक आप समझते हैं ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, आबादी वाले लोग जंगल में अतिक्रमण एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो हैंडआउट है मेरे ख्याल से पिछली बैच में ये 58 पेज का था, अब ये शायद 57 पेज का है। आपके तुमने काम चोरी की होगी, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने 2 पेज एक्स्ट्रा ऐड किए जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे और डेटा ग्राफ है, कंपनी डब्ल्यूएचओ छोड़ दिया, सब अपडेट किया। तब कहीं तो तुम्हारा मैथ समझ नहीं आ रहा है कि तुमने 2 पेज ऐड किए तो 60 पेज होना चाहिए ना, 57 कैसे हो गया? उसका कारण मैंने 3 पेज हटाए होंगे। कोरोना का बहुत सारा मैंने माल हटा दिया है, क्योंकि वो इतना फेडेड आउटडेटेड हो गया कि सेंस कम बनता है। तो कोरोना से जुड़ी बहुत सारी ऐप्स और ये वो चीजें थी, आई हैव डिलीटेड दैट, सो एक्चुअली हैंडआउट पेजेस हैव रिड्यूस्ड, पर फिर भी कुछ जो कोर कांसेप्ट या प्रिंसिपल या डेफिनेशन हमें याद रख के जानी है, वो उतना मैंने रखा छोड़ा है। आर जीरो वैल्यू क्या है? अगर हम ये कहें कि आर जीरो 1 से कम है, इसका मतलब एक पेशेंट को कोरोना हुआ और वो किसी को भी स्प्रेड नहीं कर रहा है, वो खुद को सेल्फ आइसोलेट कर रहा है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोरोना फैलेगा नहीं। मान लो ये आर जीरो वैल्यू 1 हो जाए, मतलब एक पेशेंट को कोरोना हुआ, उसने एक को अफेक्ट किया 1:1, तो भी बहुत चिंता का विषय नहीं, क्योंकि ये इतना जल्दी स्प्रेड नहीं होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब एक पेशेंट एक से ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, तो देन प्रॉब्लम। बट मान लो ये 10 या 100 हो जाए, एक आदमी 100 लोगों को स्प्रेड कर रहा है कोरोना, ऐसा कैसे हो सकता है? स्विगी जोमेटो का डिलीवरी बॉय 10 जगह डिलीवरी दे, या कोई शादी ब्याह बारात या कुछ ऐसा हो जाए, सोशल गैदरिंग, तो फिर इसे हम कहेंगे सुपर स्प्रेडर इवेंट। सुपर स्प्रेडर इवेंट। सप्रेशन, संपूर्ण दमन, वहां पर हम कोशिश क्या करेंगे कि आर जीरो लेस देन 1 हो जाए, यानी एक आदमी एक को भी कोरोना फैलाना नहीं चाहिए। अब उसके लिए तो फिर आपको पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन कर देना पड़े, कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। चाइना ने ये सब किया, उसके चलते उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई, तो वो सप्रेशन के रास्ते पे चले, बर्बाद हुए। भारत में सप्रेशन नहीं, हमने मिटिगेशन पे फोकस किया। ये देखो आर जीरो है, ये जो भी वैल्यू, मान लो पहले ये 100 थी कि सब लोग शादी ब्याह बारात और सोशल गैदरिंग में बहुत स्प्रेड कर रहे थे, उसको कंट्रोल करके हम 5 पे ला देते हैं। 0 या लेस देन 1 पे तो हम पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। इसके लिए कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करेंगे। फैक्ट्रियों को कहा तुम फैक्ट्री चालू रखो, लेकिन 50% स्टाफ के साथ चालू रखो, सोशल डिस्टेंस, मास सैनिटाइजर, होम क्वारंटाइन, ये सब किया गया। तो ऑफकोर्स इकोनॉमी को थोड़ा तो नुकसान होगा, लेकिन फिर भी बहुत चीज ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, और ये सब करके भी डेथ हमने बहुत सारी प्रिवेंट किया है। तो हमारा अप्रोच था मिटिगेशन अप्रोच। बस उसी के बारे में मतलब भारत सरकार ने जो किया बहुत ग्रेट है, इकोनॉमिक सर्वे 2-3 साल छापता रहा। फिर बात आई बारबेल स्ट्रेटेजी एंड वाटरफॉल स्ट्रेटेजी। वाटरफॉल कैसा होता है? अब नल बंद करोगे पानी नहीं, वाटरफॉल तो मतलब वो नायग्रा फॉल्स या जो भी है, अमेरिका कनाडा वो ज्योग्राफी समझना, सतत पानी आते रहता है, एक बार में आ जाता है, खड़े हुए तो आपको बहा जाएगा, नहा नहीं सकते। तो यूएसए ने ये अप्रोच अपनाया कि जितना पैसा बहा दो एक साथ, सब लोगों को एक साथ वैक्सीन दे दो। वेल दे कुड डू दैट, उनके पास बहुत पैसा है, हमारे पास ये नहीं था। तो हमने अपना एजाइल अप्रोच या बारबेल स्ट्रेटेजी। बारबेल स्ट्रेटेजी क्या है कि आप डंबल से बारबेल उठाओ 5 किलो की प्लेट से, फिर आप क्या और मेयर कर सकते हो 10 किलो की प्लेट से, फिर सीधा 50 किलो प्लेट, नहीं दम निकल गया, अभी थोड़ा 25 पे रखो। तो ट्रायल एरर से आप आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबको एक साथ वैक्सीन नहीं दी, याद करो, सबसे पहले हेल्थ वर्कर और सीनियर सिटीजन को मिला, फिर सब एडल्ट्स को मिला, टीनेजर को तो 2022 में देना चालू किया। उसी तरह वाटरफॉल के नाम पे अमेरिका ने एक साथ सारा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज एक साथ दे दिया, जितना उनको पैसा देना था एक ही बार में सबका टैक्स सब्सिडी में फायदा करा दिया। हमारे पास इतना पैसा नहीं था। दूसरा हमें ये भी नहीं पता था कि क्या कोरोना का थर्ड फोर्थ फिफ्थ वेव आएगा, तब अपने पास पैसा बचेगा कि नहीं। तो हमने फेज वाइज आत्मनिर्भर 1.0 2.0 3.0 ऐसा किया। तो ये सब क्या बारबेल या एजाइल स्ट्रेटेजी है। बाकी और भी काम है वो सारे हम दिमाग में खर्च करें, कुल मिलाकर हमने कोई एक्शन लिया, उसमें से फीडबैक आया, फीडबैक के हिसाब से हमने और रिफॉर्म लिए, ये सब चला। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अब उसमें 4 से 6% सब्सिडी की बात थी, इंडस्ट्री ने कहा भाई ड्रोन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 20% सब्सिडी दो, तो फिर वो दिया। जैसे बारबेल या एजाइल स्ट्रेटेजी और उसका फीडबैक लूप होता है, तो वो बहुत उपयोगी है। उसके बाद वैक्सीन की जो पॉलिसी थी कि यूनियन 100 खरीदेगा, उसमें से स्टेट को 75 देगा, वो सब मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि बहुत पुरानी चीज हो गई। सो देयरफॉर हैंडआउट इज कॉम्प्रेस्ड। आत्मनिर्भर के नाम पे इन्होंने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसका नया नाम है पीएम अभीम, बेसिकली हॉस्पिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे ताकि कोरोना जैसी बीमारियों से हम एड्रेस कर सके। सो दैट इज पीएम अभीम। इसके अलावा कोरोना के नाम पे बहुत सारे पोर्टल थे, वो भी मैंने डिलीट कर दिया है। हो सकता है कुछ भी ले तो कुछ नहीं, मैं कबूल कर लूंगा कि मैंने डिलीट किया था, ताकि आपका भी उतना लोड कम रहे। बट आई थिंक वो अब इतना आउटडेटेड चीजें वो नहीं पूछेंगे। कोरोना आप जानते हो, वो तो एक आदमी से दूसरे आदमी को कम्युनिकेबल डिसीज है। वैसे और क्या क्या है? संचारी रोग, एचआईवी, लेप्रोसी, मलेरिया, डेंगू वगैरह, स्वाइन फ्लू, इबोला, निपा, जीका, ये सब चीजें, इन सबका जो भी जनरल नॉलेज है, कहाँ से उद्भव हुआ, कौन से देश से, क्या उसका वायरस या फंगाई होता है, वो सब साइंस टेक में आप देख लेना। अब कहिए तो इबोला तो पुरानी चीज हो ना, जीका तो उसमें क्या बच्चे का सर बहुत बड़ा या छोटा हो जाता है, माइक्रोसेफालिया कुछ उसका नाम है, पूछ सकता है। साइंस टेक में तो ऐसे 10 साल पुराना भी पूछते रहता है।
एग्जाम खत्म होगी फिर कोचिंग वाले ये बोले देखो हमने पढ़ाया था या तुमको सपना जाना चाहिए था। बट आइदर वे ये जो समझो डोंट बी लाइक कि बस 2 साल का करंट अफेयर्स दैट इज द कट ऑफ थिंग। इबोला जी का ये सब अब थियरी हो गया, भले 2 साल में ना स्प्रेड हुआ, यू शुड बी अवेयर ये निपा वायरस तो किधर मलेशिया से या कहां से, इबोला कहां से, यू शुड हैव दैट नॉलेज। तो आपका होमवर्क है वो करना। नाउ नॉन कम्युनिकेबल क्या है, मतलब वो खुद से ही होता है, गैर संचारी। मेंटल हेल्थ, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बाइलेस, टोबैको, दंत सेवा मतलब दांत का जो भी दर्द है वो सब उसके लिए भी योजना है। सलमान संग काम कर चुकी हीरोइन की दर्दनाक कहानी, वैसा बहन को टीबी हो गया और आप देखो क्या हालत है, और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, फैमिली ने सब छोड़ दिया, ये फिर सलमान खान ने कुछ पैसे देके मदद की। तो सरकार ने ये कहा देखो टीबी मुक्त भारत के लिए हम तो योजना चलाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी पेशेंट को अभी कुछ और फल फ्रूट खाने को मिले, कुछ अच्छी दवा मिले, तो कुछ डोनेशन स्कीम करते हैं कि जहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसे टीबी पेशेंट्स को एडॉप्ट करें और उनके इलाज के लिए कुछ कुछ पैसा दें। इसे कहा गया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, कि जहां पर सिटीजन पैसा डोनेट करें। आपका होमवर्क देखिए एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी, उसमें जो माइक्रोबायोटिक और बायोडायवर्सिटी के चैप्टर है वो तो खास करनी चाहिए, उसमें कुछ मैथ्स और ग्राफ दिया है वो सब नहीं करना है, पर बाकी चीजें करनी है। जिनका साइंस बहुत कमजोर है तो क्लास 8 से देखना चालू करो साइंस की किताब। एडवांस बुक्स में अनअकैडमी की बुकलेट हो तो रवि अग्रवाल की किताब है, हिमा बिंदु मैम के पीपीटी और भी जो पीडीएफ मटेरियल, मतलब कोई एक आध चीज लेके बैठना भाई, फिर सब करेंगे तो लंबे हो जाएंगे, अभी दिन बहुत कम है। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज आपके अभी तो कहाँ देखेंगे, जब आती है तो देखना है, 2026 की तैयारी करें तो अभी तो देख सकते हो, रोज देखो कुछ तो आएगा। नाउ फिटफुट योजना का कोई अंत नहीं है, हर एक राज्य में एम्स जैसे हॉस्पिटल खोलने, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मान लीजिए कोई ऐसा गरीब आदमी है जिसको विमल गुटखा खा के कैंसर ऐसा हो गया कि 10 लाख का खर्चा है, तो क्या करोगे, एक्स्ट्रा 5 लाख कहाँ से दोगे? उसके लिए सरकार का राष्ट्रीय आरोग्य निधि ऐसी एक और फंड है, और भी टकलोड चीजें हैं उसमें, दिमाग याद करके आगे बढ़ो। पिछले 2 बजट में हेल्थ का क्या रहा, 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन देंगे, इंद्रधनुष मतलब वैक्सीनेशन का एक पोर्टल बनाएंगे, यू विन प्लेटफॉर्म होगा। जन आरोग्य योजना में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आशा वर्कर्स को भी हम ये देंगे, क्योंकि समझो जन आरोग्य योजना में क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से गरीब लोग को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको योजना देते हैं। अब आशा वर्कर है तो वो कहेगी मैं तो सरकारी एम्प्लॉई हूँ, तो लोग कहते हो तो तुम गरीब नहीं हो, जबकि आशा वर्कर की सिचुएशन बहुत खराब है। उनको सैलरी कैसे मिलती है, मानो 3000 9000 ऐसी, और उसके ऊपर सब बोनस होता है कि तुम ये जननी सुरक्षा योजना की बीपीएल महिला को लेके आओ तो तुमको 100 रुपए देंगे। वो अब ऐसे टारगेट मतलब सेल्समैन बना के रखा बेचारा कब तक कंप्लीट करे। अब पाएंगे अलग अलग राज्यों में, आंध्र तेलंगाना से लेकर कई जगह पर आशा वर्कर्स की हड़ताल रहती है, हड़ताल इसी कारण रहती है 6000 8000 रुपए में नहीं घर चलता है। तो सरकार ने सोचा क्या किया जाए, एक तो हो सकता है कि सैलरी बढ़ा के डिसेंट करो, पर फिर उसका फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो अभी के लिए एटलीस्ट कि आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, ऐसा सब चला है। 2025 के बजट में ये कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग कैंसर का सेंटर खोलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा, इकोनॉमिक सर्वे ने मेरा हार्ट इमोजी, क्योंकि उसने बहुत कम बात की है ताकि सुकून रहे टीचर्स को भी, स्टूडेंट को भी लोड नहीं लेना पड़े, तो 4 ही बात उसने की है। ड्रोन से दवा की डिलीवरी करो, बहुत महान चीज है। एआई के हेल्थ इनिशिएटिव लिए जाए कि एआई की मदद से आपका सब मतलब मेडिकल रिपोर्ट का स्कैनिंग हो, वो भी बहुत महान चीज है। ऑफिस में टॉक्सिक वर्क कल्चर है, उससे हेल्थ खराब होती है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये कुरकुरे चिप्स वगैरह, उससे फिजिकल हेल्थ खराब होती है, आप जानते हैं, मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। ये 4 उसने बातें की। आपको इसके आगे पीछे जनरल नॉलेज भी है, छोटी छोटी योजनाएं भी है, वो मैंने आपके हैंडआउट में दी है, बट स्टिल रिलेटिवली मतलब आसानी है, 4 तो मुद्दे हैं, और इसमें भी समझो मुद्दा तो ये कि जनरल नॉलेज का ड्रोन से डिलीवरी की योजना, बाकी सब तो मीन्स का बोल बच्चे ने, एआई से हेल्थ इनिशिएटिव, टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, तो वी आर डन। तो हेल्थ वाली चीज हमने कंप्लीट की। हंगर माल न्यूट्रिशन, इसको आधे घंटे का काम है, पर वो हम कल सुकून से करेंगे, वरना 50 पेज हैंडआउट एक ही दिन में निकल वीडियो ओवरवेल्म। तो अभी समझो कल का कार्यक्रम क्या है, तो आधे घंटे में हंगर माल न्यूट्रिशन खत्म होगा। उसके बाद हम जाएंगे कि दर्शन सफारी स्कूल में तारे जमीन पे, उसका नेक्स्ट हैंडआउट होगा, वो मैं कल शाम 7 बजे तक अपलोड करता हूँ, उसमें आगे एजुकेशन का पढ़ेंगे। ऐसे कुल मिला के समझो 4-5 हैंडआउट है, डिड नॉट बी ओवरवेल्ड, जितना प्रोसेस कर सके। चलो पूरा हैंडआउट नहीं प्रोसेस कर सके, एटलीस्ट इधर हमने जो ये 160 स्लाइड में बात की, 2 घंटे आपको जो ज्ञान ग्रहण हुआ, एटलीस्ट दैट मच यू शुड रिमेंबर, यू शुड रिवाइज, ताकि एलिमिनेशन टेक्निक से हम थोड़ा बहुत कुछ लगा सके। फिर भी नहीं हो रहा तो स्किप कर देना है, बाकी सब्जेक्ट तैयार करने। फाइनल क्लास कल रात मिलते हैं, तो मतलब समझो 5 दिन अपने ये खत्म करेंगे, गुरु शुक्र शनि रवि सोम, कि टुमारो डिसिप्लिन से आप इसको पढ़ते रहे तो आपका कंप्लीट हो जाए। फाइनल क्लास, लेट्स मेक इट।